हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव स्टडी ऑफ लॉ। फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम लोग भारतीय दंड संहिता 1860, इंडियन पेनल कोड 1860, संपूर्ण आईपीसी के एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। चूँकि आपके नेक्स्ट एग्जाम जैसे कि AIB 16, यूजीसी लॉ से रिलेटेड नेट एग्जाम, JRF, APO, जुडिशरी एवं अदर्स कॉमन लॉ के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। तो यदि आज के टॉपिक में आपने कंप्लीट आईपीसी के एमसीक्यू को 1 से 2 बार यदि देख लिया तो आप यकीन मानिए कि आपके जो भी नेक्स्ट एग्जाम हैं लॉ से रिलेटेड, जुडिशरी से रिलेटेड या फिर नेट से रिलेटेड या JRF, APO किसी सी जो कि लॉ से रिलेटेड जितने भी एग्जाम हैं, तो कंप्लीट आईपीसी के एमसीक्यू को यदि आपने 1 से 2 बार देख लिया तो एक भी प्रश्न आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा। क्योंकि जो जितने भी एमसीक्यू आपको आज के टॉपिक में मिलेंगे सब इम्पॉर्टेंट हैं और सिलेक्टेड हैं। तो इस वीडियो को आप 1 से 2 बार अवश्य देखें ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन पेपर्स में ना छूटे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो भारतीय दंड संहिता 1860, इंडियन पेनल कोड 1860 के कंप्लीट एमसीक्यू जिनको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो आईपीसी है एक बहुत बड़ा एक्ट है, इसमें टोटल 511 धाराएं दी गई हैं जिनको 23 चैप्टर्स में विभाजित किया गया है। तो सभी चैप्टर्स के एमसीक्यू को आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारतीय दंड संहिता का विस्तार। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा इसको पूछा जाता है। तो भारतीय दंड संहिता का जो विस्तार है, पहले तो जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत में था, परंतु 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय शब्द को रिमूव कर दिया गया है, यानी इसको डिलीट कर दिया गया। और 31 अक्टूबर 2019 से जो भारतीय दंड संहिता है वो जम्मू कश्मीर में भी प्रभावी है। तो अब जो वर्तमान में जो आपकी भारतीय दंड संहिता है, आईपीसी है, वो संपूर्ण भारत पर प्रभावी है। क्योंकि 31 अक्टूबर 2019 से पहले जम्मू कश्मीर में आईपीसी की जगह पे रणवीर संहिता प्रभावी थी, परंतु जब 31 अक्टूबर 2019 को संशोधन करके जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय शब्द को हटा दिया गया तो संपूर्ण भारत में आईपीसी प्रभावी है। तो वर्तमान में जो आपका आंसर ए हो जाएगा। 31 अक्टूबर 2019 से पहले आपका आंसर इसमें बी हो सकता था, परंतु अब जो है आंसर आपका ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड, कि भारतीय दंड संहिता में कुल कितनी धाराएं हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत बड़ा एक्ट है, इसमें टोटल 511 धाराएं हैं जिनको 23 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। तो इसमें आंसर आपका डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, भारतीय दंड संहिता का मुख्य उद्देश्य है। भारतीय दंड संहिता का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो संपूर्ण भारत के लिए एक सामान्य दंड संहिता का उपबंध करना, ये भारतीय दंड संहिता का मेन उद्देश्य है, मेन पर्पज है। तो इसमें जो आंसर आपका ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, भारतीय दंड संहिता को महाराज्यपाल की सहमति कब प्राप्त हुई। तो भारतीय दंड संहिता आईपीसी की 2 डेट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ये जो डेट्स हैं वो सभी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। तो आप जो इनेक्टमेंट डेट और इन्फोर्समेंट डेट है इनको आप अच्छे से याद कर लें। तो जो आईपीसी की इनेक्टमेंट डेट है वो 6 अक्टूबर 1860 है। जब किसी भी आप बैग को खोलेंगे आईपीसी के तो उसमें आपको 6 अक्टूबर 1860 मिलेगा। और जो इन्फोर्समेंट डेट है वो 1 जनवरी 1862 है। जबकि यहाँ पे 7 अक्टूबर 1860 दिया गया है, तो यहाँ पर आप इसको 6 अक्टूबर 1860 कर लें जो कि इनेक्टमेंट डेट है। आंसर इसमें सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5, भारतीय दंड संहिता कब लागू हुई। तो भारतीय दंड संहिता पूछ रहा है कि कब प्रवर्तन में आई। तो 1 जनवरी 1862 से भारतीय दंड संहिता प्रवर्तन में है। आंसर सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, भारतीय दंड संहिता के परिप्रेक्ष्य में व्यक्ति शब्द के अंतर्गत सम्मिलित हैं। तो व्यक्ति की जो परिभाषा दी गई है भारतीय दंड संहिता की धारा 11 में दी गई है। तो व्यक्ति में कोई भी स्त्री, पुरुष, कंपनी या संगम, चाहे वो निगमित हो या अनिगमित हो, यानी कि कारपोरेटेड हो या अनकारपोरेटेड हो, वो सभी व्यक्ति शब्द के अंतर्गत आते हैं। तो आंसर इसमें डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, सरकार का सेवक वह है जो। तो सरकार के सेवक के बारे में आईपीसी की जो धारा है उसमें 14 में बताया गया है। तो उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि सरकार के प्राधिकार द्वारा या अधीन नियुक्त किया गया व्यक्ति। बी है कि भारत के भीतर उस रूप में बने रहने हेतु नियुक्त किया गया व्यक्ति। तीसरा है कि सरकार द्वारा सेवक के रूप में नियोजित किया गया व्यक्ति। और चौथा है उपरोक्त सभी सरकार के सेवक हैं। तो यहाँ पे आंसर आपका डी हो जाएगा धारा 14 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, न्यायाधीश या न्यायाधीश निकाय न्यायिकता कार्य कर रहा हो ये कहलाता है। तो ये न्यायालय कहलाएगा। न्यायालय की जो परिभाषा आईपीसी की धारा 20 में दी गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, न्यायाधीश वे हैं जो कि अनिश्चयात्मक निर्णय करने की अधिकारता रखते हो। तो अनिश्चयात्मक निर्णय की अधिकारता रखते हैं वो न्यायाधीश नहीं हो सकते हैं। निश्चयात्मक निर्णय करने की अधिकारता रखते हैं उनको न्यायाधीश कहा जाता है। आंसर इसमें बी सही हो जाएगा। तो न्यायाधीश की जो परिभाषा आईपीसी में दी गई है 19 में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, लोक सेवक शब्द किसका घोतक है। तो लोक सेवक के बारे में आईपीसी की धारा 21 में बताया गया है कि भारत की सेना, नौसेना या वायुसेना का हर आयुक्त ऑफिसर लोक सेवक होगा। हर न्यायाधीश लोक सेवक होगा। जो सरकार की सेवा में होकर वेतन प्राप्त करता है वो भी लोक सेवक होगा। तो इसमें जो आंसर आपका डी सही हो जाएगा। लोक सेवक की परिभाषा धारा 21 में दी गई है आईपीसी की, उसको आप अच्छे से देख लें क्योंकि उसमें जितने भी लोक सेवक के अंतर्गत आते हैं पूरी एक सारणी दी गई है। तो उसको आप तैयार कर लें क्योंकि इस टॉपिक से प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 11, कौन लोक सेवक नहीं है। तो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे चिकित्सा अधिकारी लोक सेवक की अंतर्गत नहीं आते हैं। नगर पालिका का पार्षद भी लोक सेवक के अंतर्गत नहीं आता है। सहकारी संस्था का अध्यक्ष होता है वो भी लोक सेवक के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसमें जो तीनों दिए गए हैं ये लोक सेवक नहीं है। तो आंसर इसमें आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 12, भूमि व वे चीजें जो भूबद्ध हों या भूबद्ध किसी चीज से स्थायी रूप से जकड़ी हुई हों वे क्या कहलाती हैं। तो वे जो भूमि से जकड़ी हुई हों या भूबद्ध हों वे जो संपत्ति होती हैं स्थावर यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी कहलाती हैं। आंसर इसमें ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13, कि विधि विरुद्ध साधनों के द्वारा ऐसी संपत्ति का अभिलाभ जिसका वैध रूप से हकदार अभिलाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति ना हो क्या कहलाता है। तो वो सदोष अभिलाभ कहलाता है। आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, जो कोई इस आशय से कार्य करता है कि एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ कारित करे या अन्य व्यक्ति को सदोष हानि कारित करे तो ये क्या कहलाता है। तो ये बेईमानी पूर्वक कार्य करता है ये कहलाता है। तो बेईमानी की परिभाषा आईपीसी की धारा 24 में दी गई है। आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, जो व्यक्ति एक चीज को दूसरी चीज के समान इस आशय से करता है कि वे प्रवंचना करे तो ये क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है कूटकर्ण, जो कि आईपीसी की धारा 28 में दिया गया है कूटकर्ण के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों, चिन्हों के साधन द्वारा अभिव्यक्त वर्णित की जाए वे क्या कहलाती है। तो ये दस्तावेज कहलाती है। दस्तावेज की परिभाषा आईपीसी की धारा 29 में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17, मूल्यवान प्रतिभूति कहलाती है। तो मूल्यवान प्रतिभूति कौन सी कहलाती है, जहां दस्तावेज से कोई विधिक अधिकार सृजित, विस्तृत, अंतरित, निर्बंधित, निर्वासित किया जावे या छोड़ा जावे नहीं। जहां दस्तावेज से कोई भी व्यक्ति ये अभिस्वीकार करता है कि वे विधिक दायित्व के अधीन है तो ये मूल्यवान प्रतिभूति कहलाएगी। आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18, निम्न में से कौन सा दस्तावेज मूल्यवान प्रतिभूति है जो क्षति पहुंचाने के भय के अधीन खाली कागज पर कराए गए हस्ताक्षर और आयकर अधिकारी के द्वारा निर्धारण आदेश कर निर्धारण का जो आदेश है वो अंश प्रमाण पत्र, ये सभी जो हैं दस्तावेज के अंतर्गत मूल्यवान प्रतिभूति हैं। आंसर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, वसीयत दस्तावेज का घोतक कहलाता है। तो वसीयत की दस्तावेज का जो घोतक है वो बिल कहलाता है, जिसको आईपीसी की धारा 31 में दिया गया है बिल के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, ये जो भारत का नागरिक है युगांडा में हत्या करता है, ये भारत के किसी स्थान में जहां वह पाया जाए हत्या के लिए तो विचारित और दोषसिद्धि किया जा सकेगा। ये आंसर जो है ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, पुल्लिंग वाचक शब्द लागू होता है केवल नर पर, नारी पर, हर व्यक्ति चाहे वे नर हो या नारी, पुल्लिंग शब्द सभी पर लागू होता है। तो इसमें जो आंसर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, लोक सेवक की परिभाषा दी गई है। तो जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि धारा 21 में लोक सेवक की सारणी दी गई है तो आंसर इसमें आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख शब्दों का वही अर्थ होगा जो इस संस्था की धारा 29A में दिया गया है, जो दंड प्रक्रिया संस्था में दिया गया है, जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में दिया गया है। तो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का वही अर्थ होगा। तो आंसर इसमें सी है। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के बारे में प्रावधान आईपीसी की धारा 29A में दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, संहिता की धारा 34 के अंतर्गत क्या आता है। तो सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों के द्वारा किया गया कार्य। तो धारा 34 जो है सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों के द्वारा किए गए कार्य से संबंधित है। तो इसमें आंसर आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, भारतीय दंड संहिता की धारा 34
सामान्य आश्रय व धारा 149 के संबंध में निम्नलिखित में से कथन सही है। तो धारा 34 स्वयं में अपराध का गठन नहीं करती है, ये सही है। धारा 149 स्वयं में अपराध का गठन करती है, ये भी सही है। तो उपरोक्त दोनों कथन सही हैं, तो आंसर इसमें सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। भारत के किसी विशिष्ट भाग पर लागू होने वाली विधि कहलाती है। तो भारत के जो विशिष्ट भाग पर विधि लागू होती है वो स्थानीय विधि कहलाती है, आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। अवैध शब्द ऐसी बात को लागू नहीं होता है जो कि अपराध हो उस पर लागू होता है, जो विधि द्वारा प्रसिद्ध हो उस पर लागू होता है, जो सिविल कार्रवाई के लिए आधार उत्पन्न करता है उस पर लागू होता है, जो नैतिकता से परे हो वो अपराध शब्द में लागू नहीं होता है। तो आंसर इसमें डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। क्षति शब्द ऐसी अपहानि का घोतक है जो अवैध रूप से कारित हुई हो। तो क्षति 4 प्रकार की होती है। तो यहाँ पे जैसे अपहान लिखा है तो क्षति को अपहानि भी कहते हैं। अपहानि जो होती है 4 प्रकार की होती है। अपहानि में जैसे कि 4 शब्द हैं, आपा, हा और नी। तो इसी प्रकार के 4 प्रकार की अपहानि भी होती है। पहला है कि शरीर की, दूसरा है दिए ख्यात की, तीसरा संपत्ति की और चौथा मन की क्षति। तो यहाँ पर जो तीनों दी गई हैं तो इसमें जो कह रहा है कि अपहानि का घोतक क्या है क्योंकि अवैध रूप से कारित हुई हो, उसमें उपरोक्त तीनों आ जाएंगे, आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। जीवन शब्द घोतक है तो केवल मानव के जीवन का घोतक है, आंसर ए सही हो जाएगा। जीवन के बारे में परिभाषा आईपीसी की धारा 45 में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 30 है। कोई बात सद्भावनापूर्वक की गई या विश्वास की गई या नहीं कही जाती है जो कि सम्यक सतर्कता के बिना की गई हो, सम्यक ध्यान के बिना की गई हो, सम्यक सतर्कता एवं ध्यान के बिना की गई हो, विश्वास की गई हो। तो इसमें आंसर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। मृत्युदंडादेश का लघुकरण किया जा सकेगा उच्च न्यायालय के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा। तो मृत्युदंडादेश के लघुकरण से संबंधित जो धारा दी गई है आईपीसी में वो धारा 54 में दिया गया है कि मृत्युदंडादेश का लघुकरण। तो मृत्युदंडादेश का जो लघुकरण है वो भारतीय संविधान में आर्टिकल 72 जो दिया गया है पार्डनिंग पावर प्रेसिडेंट्स की, उसके अंतर्गत सिर्फ राष्ट्रपति को मृत्युदंडादेश का लघुकरण करने का अधिकार है। और 161 में स्टेट के अंतर्गत आर्टिकल जो 161 है उसमें गवर्नर को पावर जो दी गई है, तो गवर्नर कारावास में परिवर्तन तो कर सकते हैं परंतु मृत्यु के दंडादेश को लघुकृत नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ मामलों में उच्च न्यायालय मृत्युदंडादेश का लघुकरण कर सकता है, जैसे कि सीआरपीसी की धारा 316 दी गई है कि गर्भवती महिला जो है यदि वो गर्भवती है उसको मृत्युदंडादेश दिया गया है तो उसके जो मृत्युदंडादेश है उसकी सजा को परिवर्तित कर आजीवन कारावास में परिवर्तित कर सकते हैं। तो 316 में हाईकोर्ट को ये पावर है। देखते हैं इसके नेक्स्ट जो आंसर्स क्या दिए गए हैं। यहाँ पे दिया है केंद्रीय सरकार या समुचित सरकार। तो आईपीसी के अंतर्गत प्रश्न को पूछा जा रहा है तो आईपीसी में समुचित सरकार की परिभाषा 55A में दी गई है। तो 55A के अंतर्गत जो समुचित सरकार दिया गया है उसमें केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार दोनों सरकारें आती हैं समुचित सरकार के अंतर्गत। तो यहाँ पे आंसर जो आपका आईपीसी के अकॉर्डिंग डी हो जाएगा कि समुचित सरकार मृत्युदंडादेश का लघुकरण कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 32 समुचित सरकार की परिभाषा दी गई है तो 55A में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 जब कारावास और जुर्माना दोनों आदिष्ट किए जा सकते हैं तब जुर्माना न देने पर कारावास की अवधि कितनी होगी। तो जब कारावास नहीं दिया, जब कारावास और जुर्माना दिए गए हों तो जब जुर्माना ना दिया जाए तो जो कारावास की अवधि है वो 1/4 तक खुद से अनाधिक नहीं होगी। तो यहाँ पे अधिकतम दंडावधि की 1/4 से अनाधिक लिखा हुआ है तो आंसर आपका ये सही हो जाएगा। बाकी 1/3 आधी इनमें से कोई नहीं, तो ये तीनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 जुर्माना ना देने पर कारावास की अवधि के संबंध में कौन सी बात सही नहीं है। तो जुर्माना ना देने के संबंध में कौन सी बात सही नहीं है। तो पहला ये है कि 50 रुपये तक जुर्माने में 2 माह या उससे कम अवधि का कारावास, 100 रुपये तक के जुर्माने में 4 महीने या उससे कम अवधि का कारावास सही है, 100 रुपये से अधिक के जुर्माने में 6 माह या उससे कम अवधि का कारावास, 1000 रुपये या उससे अधिक के जुर्माने में 12 माह या उससे कम अवधि का कारावास। तो किसी भी दशा में यदि जुर्माना 100 रुपये हो या उससे अधिक हो तो 6 महीने से अधिक कारावास की अवधि नहीं होगी। तो यहाँ पर 12 माह दिया गया है, ये गलत है तो आंसर इसमें आपका ये सही नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 कारावास का पर्यावसान हो जाएगा। तो कारावास को जो पर्यावसान जुर्माना देने पर हो जाएगा, जैसे कि आईपीसी की धारा 68 में बताया गया है कि कारावास का पर्यावसान यदि जुर्माना दे दिया जाता है तो उसका हो जाएगा। तो इसमें आंसर आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 ए को किसी अपराध में 3 माह की अवधि का कारावास दिया गया और 100 रुपये का जुर्माना किया गया।
जुर्माना अदा नहीं करने पर 1 माह के कारावास का दंडादेश दिया गया। ए जुर्माने के एवज में 15 दिन कारावास भुगत लेता है, बाकी अवधि के कारावास से मुक्त होना चाहता है। तो क्या ये संभव है, और यदि है तो कब? तो जो 50 रुपये का जुर्माना है उसको देने के बाद वो उससे मुक्त हो सकता है। तो आंसर इसमें आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। जुर्माने की राशि को उद्ग्रहित किया जा सकेगा दंडादेश दिए जाने के पश्चात। तो दंडादेश दिए जाने कितने पश्चात? तो जैसा कि धारा आपके 70 में दिया गया है कि 6 वर्ष के भीतर यदि दिया जाता है तो उद्ग्रहित किया जा सकेगा दंडादेश को। तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। अपराधी की मृत्यु हो जाने पर उसकी संपत्ति से जुर्माने की राशि वसूल की जा सकती है। तो बिल्कुल की जा सकती है, इसमें आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। ए पर बी के साथ मारपीट करने का आरोप है। ए बी पर लाठी से 50 प्रहार करता है, ए को दंडित किया जाएगा। तो प्रत्येक प्रहार के लिए एकाधिक दंड से? बिल्कुल नहीं, केवल एक ही दंड से दंडित किया जाएगा, क्योंकि उसने एक ही अपराध किया है। तो चाहे वो 1 प्रहार करे या 50 प्रहार करे, जो अपराध घटित होगा उसी के लिए दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40। ए पर भिन्न भिन्न अवधि के कारावासों से दंडनीय कई अपराधों का आरोप है, लेकिन ये संदेहपूर्ण है कि वे कौन कौन से अपराध का दोषी है। ए को ऐसे अपराध के लिए दंडित किया जा सकेगा जिसमें अधिकतम दंड उपबंधित किया गया हो, नहीं, जिसमें कम से कम दंड उपबंधित किया गया हो उससे दंडित किया जाएगा। आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। एकांत परिरोध की अवधि हो सकेगी। तो एकांत परिरोध की जो अवधि है वो जैसा कि धारा आईपीसी की 73 और 74 में दिया गया है। 73 में एकांत परिरोध के बारे में बताया गया है और 74 में एकांत परिरोध की अवधि के बारे में बताया गया है, जो कि 3 महीने से अधिक नहीं होगी किसी भी परिस्थिति में। तो इसके आंसर्स को देखते हैं कि 1 वर्ष से अनाधिक, तो ये गलत है। इसमें 6 माह से अनाधिक, ये भी गलत है। 3 माह से अनाधिक नहीं होगी, ये सही है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। किसी भी अभियुक्त को लंबे समय तक एकांतावास में रखना असहनीय हो जाता है और उसे कभी कभी मानसिक रोग भी हो जाता है। ये कथन किसने किया था? तो ये जो कथन किया था डॉक्टर हरि सिंह गौड़ ने किया था। आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। विधि द्वारा आबद्ध व्यक्ति द्वारा सद्भावनापूर्वक किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं है, यदि यह विधि की भूल के कारण किया जाए, तथ्य की भूल के कारण किया जाए तो अपराध नहीं है, क्योंकि विधि की भूल क्षम्य नहीं है, तथ्य की भूल क्षम्य हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। विधि द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत न्यायाधीश द्वारा किया गया कार्य। तो जो विधि के द्वारा जो शक्तियां प्रदत्त की गई हैं, तो यदि न्यायाधीश के द्वारा कोई भी कार्य किया जाता है तो वो अपराध नहीं होता है, यदि वह सद्भावनापूर्वक किया गया हो। तो आंसर इसमें सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। विधि पूर्ण कार्य करने में दुर्घटना हो जाने पर उसके अपराध नहीं होने के बारे में कौन सी बात सही नहीं है? तो विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना हो जाने पर अपराध नहीं होने के बारे में जो बात सही नहीं है, जब वे दुर्घटना दुर्भाग्यवश कारित हुई वो सही नहीं है, जब वे आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना कारित हुई ये भी सही नहीं है, जब वे विधिपूर्वक साधनों के द्वारा उचित सतर्कता सावधानी के साथ विधिपूर्ण कार्य करते हुई हो तब भी सही नहीं, तो जब वे लापरवाही से कारित हुई हो तो ये जो सही नहीं है, बाकी सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। ये कुल्हाड़ी से काम कर रहा है, कुल्हाड़ी का फल उसमें से निकलकर उछल जाता है और निकट खड़ा हुआ व्यक्ति उससे मारा जाता है। ए का ये कार्य अपराध नहीं है, क्योंकि ए ने उचित सावधानी से काम किया था, इसलिए अपराध नहीं है। आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। ऐसा कार्य जिससे अपहानि कारित होना संभाव्य है अपराध नहीं है, यदि वह आपराधिक आशय के बिना किया जाए, अन्य अपहानि के निवारण के लिए किया जाए, सद्भावनापूर्वक किया जाए, अन्य अपहानि के निवारण के लिए आपराधिक आशय के बिना सद्भावनापूर्वक किया जाए। तो इसमें जो आंसर आपका है वो डी सही हो जाएगा, कि इसमें सभी तथ्य सम्मिलित हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु के शिशु के द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है। तो जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु के बारे में जो प्रावधान दिए गए हैं आईपीसी की धारा 82 में दिया गया है कि जो शिशु 7 वर्ष से कम आयु का है उसके द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं होता है, क्योंकि उसको कार्य करने की प्रकृति के बारे में जानकारी नहीं होती। इसके संबंध में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैगजीन्स है डोली इन कैपेक्स, तो उस सूक्ति पर आधारित है। तो इसमें जो है यदि उसकी समझ इतनी परिपक्व नहीं है रही हो कि वे अपने कार्य की प्रकृति और परिणामों को निर्णय कर सके, तो उसके द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है। आंसर इसमें आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50। विकृत व्यक्ति का कार्य अपराध नहीं माना जाता है, क्योंकि वे एक असामान्य व्यक्ति होता है, उसमें कार्य की प्रकृति एवं उसके परिणाम को समझने की क्षमता नहीं होती, इसलिए उसके कार्य को अपराध नहीं माना जाता है। आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। मत्ता की अवस्था में किया गया कार्य अपराध नहीं होता है, यदि वह
अपनी इच्छा से मतता में अवस्था में आता है तो अपराध माना जाएगा। यदि उसे किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा उसकी इच्छा के विरुद्ध मतता की अवस्था में लाया जाता है तो उसके द्वारा अपराध गठित नहीं होता है। आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। एक शल्य चिकित्सक रोगी को ये राय देता है कि उसका बचना कठिन है। चिकित्सक का ये कृत्य अपराध नहीं है क्योंकि वह रोगी के फायदे के लिए दी गई सद्भावना पूर्व सूचना देता है, इसलिए अपराध नहीं है। आंसर इसमें ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। तुच्छ अपहानि कारित करने वाला कार्य अपराध नहीं माना जाता है क्योंकि उससे कारित होने वाली क्षति तुच्छ होती है, इतनी तुच्छ होती है कि उसका धन में मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। वे उतनी तुच्छ होती है कि मामूली समझ और स्वभाव वाला व्यक्ति उसकी शिकायत नहीं करता है। वे इतनी तुच्छ होती है कि उस पर सामान्य व्यक्ति का ध्यान नहीं जाता है। तो इसमें जो आंसर आपका सी सही है कि वे इतनी तुच्छ होती है कि मामूली समझ और स्वभाव वाला व्यक्ति उसकी शिकायत नहीं करता है। तो तुच्छ अपहानि के संबंध में आईपीसी की धारा 95 में दिया गया है। इसके संबंध में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मैगजीम्स है, डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स, यानी विधि तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देती है, उस पर आधारित है। तो आंसर सी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी जो मैगजीम है इसको भी आप याद रख लें कि डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स और सेक्शन जो है 95 की विधि तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 54 है। कोई बात अपराध नहीं है जो भूलवश की जाती है, असावधानी से की जाती है, आश्चर्य के बिना की जाती है, प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में की जाती है। तो सेक्शन 96 में दिया गया है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में की गई कोई भी बात अपराध नहीं है। आंसर इसका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 55। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मिलता है केवल शरीर की प्रतिरक्षा के लिए, केवल संपत्ति की प्रतिरक्षा के लिए। तो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार शरीर और संपत्ति दोनों के प्रतिरक्षा के अधिकार के लिए है। तो इसमें जो आंसर में सी दिया गया है, इसके संबंध में आपको जो प्रावधान मिलेंगे शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, तो धारा 97 दी गई है जिसमें ये कहा गया है कि शरीर और संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार करने का सभी को अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56। शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक हो सकता है, ये प्रावधान किस धारा में किया गया है? तो ये प्रावधान भारतीय दंड संहिता की धारा 100 में किया गया है। इसमें पहले 6 क्लास दिए गए थे जिसमें किसी भी व्यक्ति की मृत्यु कारित की जा सकती थी, और 2013 में एक परिस्थिति और जोड़ दी गई है एसिड वाली। तो कुल 7 परिस्थितियां दी गई हैं जिनमें किसी भी व्यक्ति की मृत्यु कारित की जा सकती है। इसके संबंध में मैंने एक कंप्लीट टॉपिक पर वीडियो बनाया है कि किन परिस्थितियों में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो उसका लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो उस वीडियो को भी आप देख लें। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कि किस परिस्थितियों में किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित की जा सकती है। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक हो सकता है, ये प्रावधान किस धारा में? तो धारा 100 में दिया गया है। कुल 7 परिस्थितियां दी गई हैं, इसको भी आप अच्छे से देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 द्वारा धारा 100 में कौन सी खंड को स्थापित किया गया था? तो मैंने आपको बताया था कि एक 7वां खंड अम्ल फेंकने या देने का कृत्य करना, इसको सम्मिलित किया गया है। तो आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के संबंध में कौन सा कथन अधिक उपयुक्त है? तो प्राइवेट प्रतिरक्षा के संबंध में जो कथन उपयुक्त है उसको देखना है कि इसके अधिकार का प्रयोग केवल ढाल के रूप में किया जा सकता है, इस अधिकार का प्रयोग तलवार के रूप में भी किया जा सकता है, इस अधिकार का प्रयोग ढाल के रूप में किया जा सकता है, तलवार के रूप में नहीं किया जा सकता है। तो इसमें आंसर ये सटीक है, आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार बदला लेने का अधिकार है, नहीं आत्मरक्षा का अधिकार है। तो ये प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है, आरओपीडी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। तो ये आत्मरक्षा का अधिकार है, सेल्फ डिफेंस का। तो आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60। कब प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक हो जाता है? तो जो परिस्थितियां दी गई हैं, जब हमला ऐसा हो जिसका परिणाम मृत्यु हो, या फिर जब हमला ऐसा हो जिसका परिणाम घोरोपति हो, जब हमला ऐसा हो जिसका परिणाम मृत्यु या घोरोपति हो। तो यहाँ पर दोनों परिस्थितियां दे दी गई हैं, मृत्यु या घोरोपति। चौथा है कि जब हमला ऐसा हो जिसका परिणाम मृत्यु या घोरोपति की आशंका हो। तो यहाँ पर जो है आपका आंसर आशंका की नहीं, यानी कि परिणाम जिसका मृत्यु या घोरोपति हो, उस स्थिति में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु कारित की जा सकती है। तो यहाँ पे आंसर आपका जो सबसे सटीक है और सही है वो सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61। संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ होता है। तो संपत्ति की जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ
संपत्ति के संकट की युक्तिक आशंका उत्पन्न हो जाने पर प्राप्त हो जाता है। तो आंसर इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 कि कोई भी व्यक्ति किसी बात का दुष्प्रेरण करता है जो उस बात को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है, जो उस बात को करने के लिए किसी भी षड्यंत्र में सम्मिलित होता है, जो उस व्यक्ति के किए जाने की किसी कार्य या लोभ द्वारा सहायता करता है। तो उपरोक्त तीनों स्थितियों में तो जो कोई व्यक्ति किसी बात का दुष्प्रेरण करता है तो वो दुष्प्रेरण कहलाता है। दुष्प्रेरण के संबंध में आईपीसी की धारा 107 में दिया गया है। तो उसमें 3 परिस्थितियां दी गई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भी, इससे भी बहुत प्रश्न बनते हैं। तो दुष्प्रेरण 3 प्रकार से किया जाता है, सिंपल सा समझे। पहला उकसा करके, दूसरा षड्यंत्र के द्वारा और तीसरा सहायता के द्वारा। 3 प्रकार से दुष्प्रेरण होता है, जो तीनों परिस्थितियां इसमें दी गई हैं। पहला यहाँ पे दिया है कि ये उकसा करके दुष्प्रेरण किया जा सकता है, और दूसरा षड्यंत्र के द्वारा, और तीसरा सहायता के द्वारा। तो ये 3 फैक्ट दिए गए हैं 107 में, ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखें। तो इसमें तीनों फैक्ट दे दिए गए हैं, तो आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, ये एक लोक ऑफिसर न्यायालय के वारंट द्वारा या को पकड़ने के लिए प्राधिकृत है। बी ये तथ्य जानते हुए कि सी जो गा है या नहीं है, का को जानबूझकर ये यातना बताता है कि गा या है, इस प्रकार साथ से का से या को पकड़वाता है। यहाँ खा सी के पकड़े जाने का उकसाने द्वारा दुष्प्रेरण करता है। तो ये कथन कैसा है? तो ये कथन जो है एकदम सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, वह व्यक्ति जो अपराध का दुष्प्रेरण करता है क्या कहलाता है? तो वह दुष्प्रेरक कहलाता है, जो कि 108 में दिया गया है। आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, जब कोई व्यक्ति किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है तथा ऐसे दुष्प्रेरण के दंड के लिए संहिता द्वारा कोई भी अभियुक्त उपबंध नहीं है, वहां उसके आधे दंड से दंडित किया जाएगा, उसी दंड से दंडित किया जाएगा जो अपराध के लिए उपबंधित है। तो ये आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, मिथ्या साक्ष्य देने के लिए बी को ए उकसाता है। यहाँ यदि बी मिथ्या साक्ष्य ना दे तो भी ए ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है और वह तदनुसार दंडनीय है। तो भारतीय दंड संहिता के किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? तो धारा 116 के अंतर्गत दंडनीय है। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, धारा 118 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाने के क्रम में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें जो कथन दिए गए हैं इनमें से आपको कथन देखना है कि 118 के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं। तो यदि ऐसा अपराध कर दिया जाए तो दोनों में से किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि 7 वर्ष तक हो सकेगी, दंडनीय है, सही है। यदि ऐसा अपराध नहीं किया गया है तो दोनों में से किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष तक हो सकेगी, दंडनीय है, सही है। उपरोक्त दोनों दशाओं में जुर्माने से भी दंडनीय होगा, ये भी सही है। तो आंसर आपका डी सही हो जाएगा कि उपरोक्त तीनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट सेक्शन है आपका 68, ये एक पुलिस ऑफिसर लूट किए जाने से संबंधित सब परिकल्पनाओं को जो उसको ज्ञात हो जाएं इत्तला देने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए बी की लूट की इत्तला देने का लोभ करता है। वहां ए ने परिकल्पना के अस्तित्व को अवैध लोभ द्वारा छिपाया, वह दंडनीय अपराध करता है। तो आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध करता है? तो धारा 119 के अंतर्गत। आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 69, भारतीय दंड संहिता की धारा 120A के अंतर्गत आपराधिक षड्यंत्र में सम्मिलित हैं कोई अवैध कार्य, ऐसा कार्य जो अवैध साधनों के द्वारा करवाया जाए, तो ए बी दोनों सही हैं। तो यहाँ पर धारा 120A में आईपीसी की जो धारा 120 है ए है, उसमें आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा दी गई है और 120B में आपराधिक षड्यंत्र के दंड के बारे में बताया गया है। तो इसके संबंधित चैप्टर जो आपका आईपीसी में 5A चैप्टर दिया गया है, सिर्फ उसमें 2 ही धाराएं दी गई हैं, 120A 120B, एक में परिभाषा, दूसरे में दंड के बारे में बताया गया है। तो इसके अंतर्गत जो 120A के अंतर्गत है कि ऐसा कोई कार्य जो अवैध साधनों के द्वारा या अवैध तरीके से करवाया जाए, तो यहाँ पे आंसर आपका सी है कि ये भी दोनों में दिया गया अवैध कार्य और अवैध साधनों के द्वारा, तो ये षड्यंत्र के द्वारा कहा जाएगा कि वो षड्यंत्र में सम्मिलित हैं। आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करना दंडनीय अपराध है। तो मृत्युदंड से, आजीवन कारावास से, जुर्माने से, या मृत्युदंड या आजीवन कारावास एवं जुर्माने से, तो किस अपराध से दंडनीय है ये आपको बताना है। तो 70 में जो है मृत्युदंड या आजीवन कारावास एवं जुर्माने से दंडनीय होगा, जो कि भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करेगा या युद्ध करने का प्रयत्न करेगा या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करेगा। इसके संबंध में प्रावधान जो है आईपीसी की धारा 121 में दिए गए हैं।
इसमें 3 फैक्ट दिए गए हैं कि भारत सरकार के विरुद्ध पहला है युद्ध करना, ठीक है, दूसरा है युद्ध करने का प्रयत्न करना और तीसरा है दुष्प्रेरण करना। तो पहला युद्ध करना, दूसरा प्रयत्न करना और दुष्प्रेरण करना युद्ध के लिए। तो ये 3 फैक्ट दिए गए हैं। यदि ऐसा कोई कार्य भारत सरकार के विरुद्ध करता है तो वो मृत्युदंड या आजीवन कारावास या फिर जुर्माने से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71। जो कोई बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों के द्वारा या दुष्प्रेरण द्वारा अन्यथा भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अपमान पैदा करेगा या पैदा करने का प्रयत्न करेगा, ये कैसा अपराध होगा? तो ये किस तरीके का अपराध होगा? तो जो अपराध है राजद्रोह का, सेडिशन का अपराध होगा, जो कि आईपीसी की धारा 124A में बताया गया है राजद्रोह के बारे में। इसको सेडिशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72। भारत सरकार से मैत्री संबंध रखने वाली किसी एशियाई शक्ति के विरुद्ध युद्ध करना अपराध है। तो किस धारा के अंतर्गत अपराध है भारत सरकार के साथ मैत्री संबंध रखने वाली? तो धारा 125 के अंतर्गत। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73। भारत सरकार के साथ शांति का संबंध रखने वाली शक्ति के राज्य क्षेत्र में लूटपाट करना धारा 126 के अंतर्गत निम्नलिखित दंड से दंडनीय अपराध है। तो किस दंड से दंडनीय अपराध है? 7 वर्ष तक के कारावास, दोनों में से किसी भी भांति के कारावास, जुर्माने से, लूट के उपयोग में लाई गई वस्तु या लूटपाट द्वारा अर्जित संपत्ति के संपादन से, उपरोक्त तीनों से। आंसर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74। धारा 127 भारतीय दंड संहिता में प्रावधान है कि जो कोई किसी संपत्ति को ये जानते हुए कि वे धारा 125 एवं धारा 126 में वर्णित अपराधों में से किसी में किए जाने में ली गई है तो यह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास जिसकी अवधि 7 वर्ष तक हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से तथा प्राप्त की गई संपत्ति के संपर्ण से भी दंडनीय होगा। तो ये कथन कैसा है? ये कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75। लोक सेवक का स्वेच्छा राज कैदी या युद्ध कैदी को निकल भागने देना धारा 128 के अंतर्गत निम्नलिखित दंड से दंडनीय अपराध है। तो आजीवन कारावास से या फिर दोनों में से किसी भी भांति के कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से या फिर दोनों से। तो इसमें जो आंसर आपका उपरोक्त तीनों सही हैं। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76। जो कोई लोक सेवक होते हुए और किसी राज कैदी या युद्ध कैदी को अपेक्षा में रखते हुए उपेक्षा से ऐसे कैदी का परिरोध स्थान से निकल भागना सहन करेगा, ये सादा कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष तक हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। ये प्रावधान किस धारा में दिया गया है? तो ये प्रावधान धारा 129 में दिया गया है। आंसर भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 है। धारा 136 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अभित्याजक को संशय देना अपराध का क्या अपवाद है? तो पत्नी द्वारा पति को संशय देना ये अभित्याजक को संशय देने का अपवाद है, जिसको आईपीसी की धारा 212 में बताया गया है और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की सेक्शन 122 कम्युनिकेशन ड्यूरिंग हस्बैंड एंड वाइफ मैरिज के संबंध में उसमें रिलीफ के बारे में बताया गया है। तो जो अभित्याचक को 136 में अभित्याचक को संशय देने के अपराध के जो अपवाद हैं वो पति द्वारा पत्नी को संशय देना ये उसके अपवाद के अंतर्गत आता है। बाकी ये पिता द्वारा पुत्र संशय देना, पुत्र द्वारा पिता संशय देना, ये सब अभित्याजक को संशय देने के अंतर्गत आएंगे। तो अपवाद में जो आएगा वो सिर्फ सी वाला आंसर आ जाएगा। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 है। धारा 140 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कोई व्यक्ति भारत सरकार की सैन्य नाविक या वायुसेना का सैनिक ना होते हुए भी इस आशय से कि कोई भी उस पर विश्वास करे कि वे उक्त सैनिक है पोशाकें या टोकन धारण करता है तो ये दंडनीय अपराध करता है। तो ये दोनों में से किसी भी भांति के कारावास जिसकी वजह 3 महीने तक हो सकेगी या फिर जुर्माने से जो कि 500 रुपये तक हो सकेगा या फिर दोनों से। तो उपरोक्त तीनों कथन जो हैं सही हैं। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79। 5 या अधिक व्यक्तियों का जमाव विधि विरुद्ध जमाव कहा जाता है जब उनका सामान्य उद्देश्य क्या हो? विधि द्वारा स्थापित सरकार को आपराधिक बल द्वारा आतंकित करना हो। बिल्कुल सही है। वैध अध्यक्षता के निष्पादन का प्रतिरोध करना हो, ये भी सही है। आपराधिक बल द्वारा संपत्ति पर कब्जा लेना हो, ये भी सही है। तो उपरोक्त तीनों कथन सही हैं। तो धारा 143 विधि विरुद्ध जमाव के अंतर्गत ये सभी कथन सही हैं। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80। धारा 143 भारतीय दंड संहिता के तहत जो कोई विधि विरुद्ध जमा हुआ सदस्य होगा उसे दंडित किया जाएगा। तो उससे कितने दंड से दंडित किया जाएगा? दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 महीने तक हो सकेगी या फिर जुर्माने से या फिर दोनों से। तो उपरोक्त तीनों कथन सही हैं। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 है। किसी भी विधि विरुद्ध जमाव में यह जानते हुए कि उसके बिखर जाने का समादेश दिया गया है उसमें सम्मिलित होता है या बना रहता है। तो
उसके बारे में महत्वपूर्ण विविध प्रावधान भारतीय दंड संहिता किस धारा में दिए गए हैं, तो धारा 145 में दिए गए हैं कि जो कोई विधि विरुद्ध जमाओं में बिखर जाने का समादेश दिए जाने के बाद भी उसमें बना रहता है, सम्मिलित होता है या भाग लेता है, तो उसके संबंध में जो प्रावधान है वो 145 में दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 है, जब कभी विधि विरुद्ध जमाओं द्वारा या उसके किसी सदस्य के द्वारा ऐसे जमाओं के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है, जहां हर सदस्य दोषी होगा, तो किस अपराध का दोषी होगा? बलवा करने का। आंसर ये सही है, धारा 146 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, घातक आयुधों से सज्जित होकर बलवा करना भारतीय दंड संहिता के किस धारा में दंडनीय अपराध है? तो घातक आयुध सज्जित करना धारा 148 में दंडनीय अपराध बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 है, धारा 149 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत विधि विरुद्ध जमाओं का हर सदस्य सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में किए गए अपराध का दोषी होगा। तो ये कथन कैसा है? तो ये कथन जो है एकदम सत्य है, आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, दो पक्षों में अचानक पारस्परिक विवाद होने पर क्या विधि विरुद्ध जमाओं का गठन होगा? तो विधि विरुद्ध जमाओं का गठन नहीं होगा, क्योंकि दो पक्ष अचानक पारस्परिक विवाद करते हैं, परंतु यहाँ पर संख्या नहीं दी कितनी संख्या में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, 5 या अधिक व्यक्तियों के जमाओं को बिखर जाने का समादेश दिए जाने के बाद उसमें जानते हुए सम्मिलित होना या बने रहना अपराध है, तो किस धारा के अंतर्गत अपराध है? तो धारा 151 के अंतर्गत अपराध है, आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 है, धारा 153 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध है, कौन सा अपराध है? धर्म मूलवंश के आधार पर समूह के बीच शत्रुता का संवर्धन करना, सही है। भाषा जन्म स्थान के आधार पर समूह के बीच शत्रुता का संवर्धन करना, ये भी सही है। निवास स्थान के आधार पर समूह के बीच शत्रुता का संवर्धन करना, ये भी सही है। तो इसका जो आंसर है डी में क्या दे रखा है? उपरोक्त सभी स्थितियों में सही है, तो आंसर इसका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 है, जब दो या अधिक व्यक्ति लोक स्थान में लड़कर लोक शांति में विघ्न डालते हैं तो ये कौन सा अपराध करते हैं? तो ये दंगा का अपराध करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों को दिया गया है, जो कि 159 में दंगा की परिभाषा दी गई है। दंगा की परिभाषा में ये बताया गया है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति लोक स्थान या सार्वजनिक स्थान में लड़ते हैं या झगड़ते हैं, जिससे कि लोक शांति में विघ्न पैदा होता है, तो ये कहा जाता है कि वे दंगा करते हैं। और दंगा के लिए दंड है 160 में दिया गया है। तो इसमें जो आंसर है 159 के अकॉर्डिंग आंसर इसमें आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 है, लोक सेवक जो कि किसी व्यक्ति को क्षति कारित करने के आशय से विधि की अवज्ञा करता है, अपराध है भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत? तो धारा 166 के अंतर्गत अपराध करता है, आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 के द्वारा किस धारा के अंतर्गत पीड़ित का उपचार न करने के लिए दंड का प्रावधान किया गया है? तो जो दंड का प्रावधान किया गया है 166 बी में किया गया है, आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 है, भारतीय दंड संहिता की धारा 167 में दंडनीय अपराध है। दंडनीय अपराध जो है भारतीय दंड संहिता की धारा 167 के अंतर्गत लोक सेवक जो कि क्षति कारित करने के आशय से अशुद्ध दस्तावेज रचता है, तो आंसर इसका ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 है, लोक सेवक के द्वारा निम्न कार्य करना अपराध है। तो लोक सेवक के द्वारा निम्न कार्य कौन कौन से जो करना अपराध है? विधि विरुद्ध व्यापार करना अपराध है, विधि विरुद्ध संपत्ति क्रय करना ये भी अपराध है, अन्य लोक सेवक का प्रतिरूपण करना ये भी अपराध है। तो सभी लोक सेवक के द्वारा निम्न कार्य करने किए जाते हैं तो अपराध है, आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, भारतीय दंड संहिता की धारा 171 बी में रिश्वत में सम्मिलित नहीं है। तो रिश्वत में क्या सम्मिलित नहीं है? लोक नीति की घोषणा, लोक कार्रवाई का वचन, ए व बी दोनों, तो ये भी दोनों सम्मिलित नहीं है, आंसर इसका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, निम्न में से कौन सा कार्य लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अपमान के संबंध में है? तो लोक सेवकों के विधिपूर्ण अपमान के विषय में के संबंध में जो कार्य है वो है समूह की तामील या अन्य कार्रवाई से बचने के लिए फरार हो जाना, समूह की तामील या अन्य कार्रवाई में प्रकाशन का निवारण करना, अन्य लोक सेवक का आदेश न मानकर गैर हाजिर रहना। तो उपरोक्त तीनों है, आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, फ्रेंड्स आईपीसी के कंप्लीट एमसीक्यू को देखने के लिए काफ़ी समय लग रहा है, तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहें और मैं थोड़ा स्पीड से क्वेश्चंस को पढ़ रहा हूँ, तो आप लोग इसमें स्क्रीन पर ध्यान देते रहें। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बट आज के टॉपिक में कंप्लीट आईपीसी के एमसीक्यू को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसे बताया कि 95 दस्तावेज पेश करने के लिए आवद्ध व्यक्ति लोक सेवक को दस्तावेज पेश करने का लोक करता है, वे अपराध है भारतीय दंड संहिता की कौन सा अपराध है? तो ये जो अपराध है धारा 175 के अंतर्गत अपराध है, आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 है, एक भूस्वामी ये जानते हुए कि उसकी भूमि में एक हत्या हुई है, उस जिले के मजिस्ट्रेट को जानबूझकर मिथ्या जानकारी देता है कि मृत्यु सांप के काटने से हुई है। ये भारतीय दंड संहिता की धारा 170 के अंतर्गत कौन सा अपराध करता है?
तो ये जो जानकारी दी गई है वो सही जानकारी, मिथ्या जानकारी देने का दोषी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97। किसी लोक सेवक द्वारा अपेक्षा किए जाने पर उसके समक्ष शपथ लेने से इनकार करना अपराध है। भारतीय दंड संहिता किस धारा के अंतर्गत अपराध है? तो धारा 178 के अंतर्गत अपराध है। आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 है। किसी लोक सेवक के द्वारा अपेक्षा किए जाने पर स्वयं के कथनों पर हस्ताक्षर करने से इनकार करना अपराध है। भारतीय दंड संहिता की धारा 180 के अंतर्गत। आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 99। इस आशय से मिथ्या इत्तला देना कि लोक सेवक अपनी विधिपूर्ण शक्ति का उपयोग दूसरे व्यक्ति को क्षति कारित करने के लिए करे, ये अपराध का है। भारतीय दंड संहिता के किस धारा में है? तो ये धारा 182 में दिया गया है। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100। भारतीय दंड संहिता की धारा 184 के अंतर्गत दो सिद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। दो सिद्धि के लिए जो आवश्यक नहीं है, संपत्ति का विक्रय के लिए प्रतिस्थापित किया जाना नहीं, यह है विक्रय का लोक सेवक के द्वारा संचालित किया जाना, अभियुक्त द्वारा ऐसे विक्रय में साक्ष्य बाधा उत्पन्न किया जाना, तो संपत्ति पर अवैध कब्जा किए जाने का प्रयास करना, ये दो सिद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। आंसर इसका डी सही है, धारा 184 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101। 101 लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना दंडनीय अपराध है, तो 3 महीने तक की अवधि के कारावास से। आंसर इसका ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102। लोक सेवक की सहायता करने के लिए आबद्ध व्यक्ति द्वारा ऐसी सहायता करने में लोभ करना दंडनीय अपराध है। भारतीय दंड संहिता की धारा 187 के अंतर्गत। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103। एक सक्षम लोक अधिकारी द्वारा ये आदेश जारी किया जाता है कि कोई जुलूस अमुक सड़क से ना होकर निकले, इस आदेश की अवज्ञा करता है, तो ये किस धारा के अंतर्गत अपराध करता है? तो वो धारा 188 के अंतर्गत लोक सेवक के द्वारा प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा करता है, तो वो धारा 188 के अंतर्गत अपराध करता है। आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 104। भारतीय दंड संहिता की धारा 189 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है, तो कैसा अपराध है? लोक सेवक को क्षतिकारित की धमकी देने के संबंध में अपराध है। आंसर इसमें सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105। शपथ द्वारा कथन करने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए मिथ्या कथन करना अपराध है, तो मिथ्या साक्ष्य देने का अपराध है। आंसर इसका ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106। किसी न्यायिक कार्रवाई में उपयोग में लाने के लिए मिथ्या साक्ष्य गढ़ना अपराध है। भारतीय दंड संहिता की धारा, तो मिथ्या साक्ष्य देना, मिथ्या साक्ष्य गढ़ना, मिथ्या साक्ष्य के लड़न धारा 191, 92, 93 में दिया गया है। तो यहाँ मिथ्या साक्ष्य गढ़ने के लिए पूछ रहा है, तो धारा 192 मिथ्या साक्ष्य को गढ़ने के लिए दिया गया है। आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107। एक पक्ष में जो कि या का है, इस आशय से आभूषण रखता है कि वे उस पक्ष में पाए जाएं और इस परिस्थिति में या चोरी के लिए दोषी ठहराया जाए, तो ए किस अपराध का दोषी है? तो यहाँ पर जो ए है वो मिथ्या साक्ष्य गढ़ने का दोषी है। 192 के अंतर्गत धारा 191 में मिथ्या साक्ष्य देने का दिया गया है, 192 में मिथ्या साक्ष्य गढ़ने का, 193 में मिथ्या साक्ष्य के दंड का दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108। 108 मिथ्या साक्ष्य देने के लिए किसी भी व्यक्ति को धमकी देना अपराध है, किस धारा के अंतर्गत? तो धारा 195 ए के अंतर्गत अपराध है। आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109। 109 किसी मिथ्या साक्ष्य को काम में लेना अपराध है, आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत है? तो धारा 196 के अंतर्गत है। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110। किसी व्यक्ति द्वारा मिथ्या प्रमाण पत्र जारी किया जाना अथवा हस्ताक्षरित किया जाना दंडनीय अपराध है, तो किस आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध है? 197 के अंतर्गत, धारा 197 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111। किसी मिथ्या प्रमाण पत्र को काम में लेना अपराध है, जब उसके मिथ्या होने की जानकारी हो तो मिथ्या प्रमाण पत्र को काम में लेना अपराध होगा। आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112। भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है, तो 201 में सबूत का विलोपन दिया गया है कि सबूत को मिटाया जाना है के बारे में दिया गया है, तो अपराध के साक्ष्य को प्रकट करना ये नहीं है, अपराध के साक्ष्य को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना ये भी नहीं, अपराध के साक्ष्य का विलोपन करना। यहाँ पे आया विलोपन शब्द 201 में, ये विलोपन शब्द को आप याद रखना है, तो यहाँ पे साक्ष्य का विलोपन 201 में होता है। आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113। इत्तला देने के लिए विधि द्वारा आबद्ध व्यक्ति द्वारा अपराध की इत्तला देने का साक्ष्य लोप करना अपराध है, आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत अपराध है? तो धारा 202 के अंतर्गत अपराध है। आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114। आईपीसी की धारा 203 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है किए गए अपराध के बारे में इत्तला देने का लोप करना, किए गए अपराधों के बारे में इत्तला देने से इनकार करना, किए गए अपराधों के बारे में मिथ्या इत्तला देना। 203 के अंदर मिथ्या इत्तला के बारे में दिया गया है, मिथ्या
और इत्तला देने के संबंध में। तो आंसर इसका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115, भारतीय दंड संहिता की धारा 204 में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 2000 में किस शब्द को जोड़ा गया है? तो यहाँ पे अंकीय हस्ताक्षर और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के द्वारा जो शब्द जोड़ा गया है आईपीसी में धारा 204 में, वो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को जोड़ा गया है। इसके जो नेक्स्ट ऑप्शन जो है उसका पेज छूट गया है स्कैन होने में, तो इसमें आपको जो आंसर हो जाएगा 115 का वो उसमें दे रखा है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को जोड़ा गया है। जैसा कि आप आईपीसी में देखेंगे कि 17 अक्टूबर 2000 को आईपीसी में इलेक्ट्रॉनिक शब्द को कब जोड़ा गया था? तो 17 अक्टूबर 2000 को जोड़ा गया है। तो आईपीसी में भी धारा 204 में भी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 139, लोक न्यूसेंस के लिए आवश्यक नहीं है। तो लोक न्यूसेंस के लिए क्या आवश्यक नहीं है? किसी अवैध कार्य या लोप का किया जाना। ऐसे अवैध कार्य या लोप को लोक सेवक को, जन या साधारण को सामान्य क्षति, संकट या क्षोभ कारित होना, किसी लोक अधिकार के उपयोग में क्षति, बाधा, संकट या क्षोभ कारित होना, आर्थिक क्षति होना, ये लोक न्यूसेंस के लिए आवश्यक नहीं। आंसर इसका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140, धारा 140 140 क्वेश्चन है जो लोक न्यूसेंस की परिभाषा दी गई है, तो 268 में दी गई है आईपीसी की। आंसर इसका ये सही है। धारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 141, लोक न्यूसेंस तथा प्राइवेट न्यूसेंस में कौन सा अंतर सही नहीं है? तो लोक न्यूसेंस और प्राइवेट न्यूसेंस में अंतर को देखना है कि कौन सा अंतर सही है। लोक न्यूसेंस लोक अधिकारों के विरुद्ध अपराध है, जबकि प्राइवेट न्यूसेंस व्यक्तिगत अधिकारों के विरुद्ध अपराध है। सही है। लोक न्यूसेंस के मामलों में व्यक्तिगत रूप से बातकरण उत्पन्न नहीं होता है, जबकि प्राइवेट न्यूसेंस में होता है। ये भी सही है। लोक न्यूसेंस में क्षति की मात्रा अधिक होती है, जबकि व्यक्तिगत न्यूसेंस में कम होती है। तो ऐसा न्यूसेंस तो न्यूसेंस है, चाहे वो लोक न्यूसेंस हो या पब्लिक न्यूसेंस हो, क्षति की मात्रा तो सेम होनी चाहिए, कम ज़्यादा का कोई सवाल नहीं। तो ये जो आंसर सटीक नहीं है न्यूसेंस में अंतर के लिए, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। जबकि डी में क्या दिया गया है कि लोक न्यूसेंस में क्षतिपूर्ति की मांग तब तक नहीं की जाती है जब तक कि कोई विशेष क्षति कारित नहीं हुई हो, जबकि प्राइवेट न्यूसेंस में ये आवश्यक नहीं है। तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142 142, क्वारंटीन के नियम की अवज्ञा करना अपराध है। भारतीय दंड संहिता की धारा 271 के अंतर्गत 271 में दिया गया है क्वारंटीन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143, संहिता की धारा 272 के अंतर्गत अपराध है। संहिता की धारा 272 के अंतर्गत विक्रय के लिए आश्रित खा गया पेय का मिश्रण करना, यही अपराध है। तो इसका आंसर ए वाला ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 144, क्वेश्चन नंबर 144, धारा 277 के अंतर्गत लोक जल स्रोत या जलाशय का जल कलुषित करने के अपराध के गठन के लिए आवश्यक नहीं है। तो क्या आवश्यक नहीं है? जानबूझकर जल को भ्रष्ट या कलुषित करना, ऐसे जल का लोक जल स्रोत या जलाशय का जल होना, जल के भ्रष्ट या कलुषित किए जाने से उसकी उपयोगिता कम हो जाना, जल का बिल्कुल उपयोगी न रह जाना, ये आवश्यक नहीं है अपराध गठन करने के लिए कि जल का बिल्कुल उपयोगी न रह जाना। आंसर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145, वायुमंडल को स्वास्थ्य के लिए अपायकर बनाना अपराध है आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत? तो धारा 278 के अंतर्गत वायुमंडल के संबंध में अपराध के बारे में बताया गया। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146, संहिता की धारा 279 के अंतर्गत अपराध है। 279 में लोक मार्ग पर उतावलेपन से बाल चलाने के संबंध में अपराध के बारे में बताया गया है, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता गया है। आंसर इसका भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147, उतावलेपन से अभिप्राय है। तो उतावलेपन से क्या अभिप्राय है? अविचार पूर्वक दुस्साहस करना, ये उतावलेपन का अभिप्राय होता है। विचार पूर्वक विवेक रहित ये सब नहीं, अविचार पूर्वक कोई कार्य किया गया वो उतावलेपन का कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148, संहिता की धारा 292 के अंतर्गत अपराध नहीं है। तो 292 में अश्लील पुस्तकों के संबंध में अपराध दिया गया। अश्लील पुस्तकों का विक्रय करना अपराध है। अश्लील पुस्तकों का आयात निर्यात करना ये अपराध है। अश्लील पुस्तकों को पढ़ना ये अपराध नहीं है। अश्लील पुस्तकों को विज्ञापित करना ये भी अपराध है। तो इसका आंसर 292 के अंतर्गत सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149, 149, अश्लील पुस्तक से अभिप्राय ऐसी पुस्तक से जो कामोद्दीपक हो। सही है। जो कामुक व्यक्तियों के लिए रुचिकर हो। क्वेश्चन क्या था कि अश्लील पुस्तकों से क्या अभिप्राय है, कैसी पुस्तक होती चाहिए? जो कामोद्दीपक हो ये सही है। जो कामुक व्यक्तियों के लिए रुचिकर हो ये भी सही हो। जो व्यक्ति को दुराचारी या भ्रष्ट बनाने वाली हो ये भी सही है। जो स्वास्थ्य सेक्स का ज्ञान देने वाली हो। तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? नीचे क्वेश्चन में दिया गया कौन सा कथन सही नहीं है। तो ए बी सी तीनों कथन सही है। तो कामोद्दीपक पुस्तक के संबंध में है।
और जो स्वस्थ सेक्स का ज्ञान देने वाली हों वो कामोद्दीपक पुस्तक नहीं कही जाती हैं। तो ये आंसर सही नहीं है, तो आंसर इसका यही डी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150। संहिता की धारा 294 के अंतर्गत अपराध नहीं है। तो 294 के अंतर्गत जो अपराध है, लोक स्थान पर अश्लील कार्य करना, लोक स्थान पर फिल्मी गाने गाना, लोक स्थान पर अश्लील गाने गाना, लोक स्थान पर अश्लील गाने गाना, सुनाना, उच्चारित करना, ये भी अपराध है। सी में दिया गया ये भी अपराध है और ए में दिया गया ये भी अपराध है। तो जो बी में दिया गया है कि लोक स्थान पर कोई व्यक्ति फिल्मी गाने गा रहा हो तो कोई अपराध नहीं कर रहा है, तो ये 294 के अंदर किसी भी अपराध का गठन नहीं होता है। आंसर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 151। धारा 294 ये के अंतर्गत निषेधित है। क्या निषेधित है? राज्य लॉटरी, राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत लॉटरी नहीं, राज्य सरकार द्वारा संचालित लॉटरी नहीं, प्राइवेट तौर पर संचालित लॉटरी निषेधित है 294 ए के अंतर्गत। आंसर इसका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 152। किसी उपासना के स्थान को क्षतिकारित करना या अपवित्र करना अपराध है यदि ऐसा कार्य किसी वर्ग के धर्म के अपमान करने के आशय से किया जाए, अकस्मात हो जाए, लोक हित में किया जाए, सद्भावना पूर्वक हो जाए, तो इसका आंसर जो सही होगा वो आपका ए वाला ही सही है। किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के आशय से किया गया कार्य किसी उपासना के स्थान को क्षति करने अपवित्र करने के अपराध के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 153। धार्मिक जमाओं में विघ्न उत्पन्न करना अपराध है भारतीय संहिता की किस धारा के 296 अंतर्गत? आंसर बी वाला हो जाएगा 296। नेक्स्ट क्वेश्चन है 154। संहिता की धारा 297 में प्रावधान किया गया है कौरे स्थानों में अत्याचार के संबंध में किया गया। डायरेक्ट क्वेश्चन है, आंसर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 155। ये एक बड़े गड्ढे पर लकड़ियां व घास इस आशय से बिछाता है कि एतत् द्वारा मृत्यु कारित करे, या ये ज्ञान रखते हुए बिछाता है कि संभव है कि एतत् द्वारा मृत्यु कारित हो, या ये विश्वास करते हुए कि वे भूमि सुदृढ़ है उस पर चलता है और उसमें गिर पड़ता है तथा मर जाता है। तो इन्हें कौन सा अपराध किया है? इन्हें धारा 299 IPC के अंतर्गत अपराधी मानववध का अपराध किया है। इसका आंसर भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 156। ये जानता है कि एक झाड़ी के पीछे है, छिपा हुआ है। बी यह नहीं जानता है कि या की मृत्यु कारित करने के लिए आशय से बी को झाड़ी पर गोली चलाने के लिए ए उत्प्रेरित करता है। बी गोली चलाता है जिससे यह मारा जाता है। तो यहाँ पर ए ने कौन सा अपराध किया है? यहाँ पे भले ही बी ने कोई अपराध न किया परंतु ए ने आपराधिक मानववध का अपराध किया है। तो जो आंसर इसमें ए सही हो जाएगा धारा 299 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 157। ये एक मुर्गे को मार डालने और उसे चुरा लेने के आशय से उस पर गोली चलाकर बी को जो झाड़ी के पीछे है मार डालता है, किंतु ये नहीं जानता है था कि बी वहाँ पर मौजूद है। था ए ने अपराधी मानववध का अपराध किया है कि नहीं किया है ये बताना है। तो यहाँ पर ए ने कोई अपराध नहीं किया है क्योंकि उसका आशय बी को मारने नहीं था, मुर्गे को मारने का था। आंसर यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 158। माता के गर्भ में शिशु की मृत्यु कारित करना अपराधी मानववध नहीं है। इसका जो आंसर है आपका ए सही हो जाएगा। तो माँ के गर्भ में स्थित शिशु की मृत्यु के संबंध में प्रावधान IPC की जो धारा 299 है उसके स्पष्टीकरण 3 में दिया गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति माँ के गर्भ में स्थित शिशु की मृत्यु कारित करता है तो अपराधी मानववध नहीं करता है। यदि उसमें यह भी दिया गया है जो बात के रूप में कि यदि शिशु का कोई भी अंग बाहर निकल आया हो तो यदि उसका वध करता है तो अपराधी मानववध की कोटि में आएगा। तो यहाँ पे आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 159। या को मार डालने के आशय से ए उस पर गोली चलाता है, परिणाम स्वरूप या की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर ए ने कौन सा अपराध किया है? तो यहाँ पर ए ने अपराधी मानववध का अपराध किया है। आंसर इसका ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 166। निम्न में से कौन सी दशा में अपराधी मानववध हत्या है? तो ये कार्य मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो? नहीं। ऐसी शारीरिक क्षति जिससे मृत्यु कारित होना संभाव्य हो, या ऐसी शारीरिक क्षति जो कि अधिसंभाव्य हो कि उससे मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो, तो इस स्थिति में किया गया अपराधी मानववध हत्या होगा क्योंकि यहाँ पे अधिसंभाव्यता है कि मृत्यु हो ही जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 161। ये बिना उद्देश्य के व्यक्तियों के समूह पर भरी हुई बंदूक चलाता है और उसमें से एक का वध कर देता है। तो यहाँ पर ए ने कौन सा अपराध किया है? तो यहाँ पर ए ने हत्या का अपराध किया है। आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 162। ए को बी उकसाकर उससे स्वेच्छा आत्महत्या करवाता है। यहाँ पर ए ने कौन सा अपराध किया है? तो यहाँ पर जो है ए को बी उकसाकर, तो यहाँ पर बी ने कौन सा अपराध किया है? तो यहाँ पर बी ने हत्या का दुष्प्रेरण किया है। आंसर इसमें बी सही हो जाएगा क्योंकि वो आत्महत्या का दुष्प्रेरण करा रहा है, आत्महत्या करा रहा है। तो आंसर इसमें सी सही हो जाएगा। बी को आप इसको हटा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 163। अपराधी मानववध हत्या नहीं होती है जब गंभीर और अचानक प्रकोपन हो, प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का अतिक्रमण हो, लोक सेवक के कार्य व सम्मति से मृत्यु होना सहन करना हो। उपरोक्त सभी स्थितियों में अपराधी मानववध हत्या नहीं होता है। तो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, जो कि IPC की जो सेक्शंस 300 हैं उसके 5 अपवाद दिए गए हैं
उन 5 अपवादों को आप अच्छे से पढ़ लें कि उन परिस्थितियों में किया गया अपराधी मानववध हत्या नहीं होता है। तो जो 5 परिस्थितियाँ दी गई हैं उसमें पहला यही दिया गया है आपका अपवाद में कि पहला तो जो है अपराधी मानववध है कि किन परिस्थितियों में हत्या नहीं माना जाएगा। तो पहला है गंभीर और अचानक प्रकोपन के बारे में दिया गया है। दूसरा है प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, और जो तीसरा अपवाद दिया गया है कि लोक सेवक के कार्य, और चौथा दिया गया अचानक झगड़ाजनी लड़ाई, और 5वां सहमति, यानी सहमति 18 वर्ष से अधिक व्यक्ति के द्वारा दी गई जो कि 18 वर्ष से अधिक उम्र का हो उसके द्वारा। तो जो 5 परिस्थितियाँ हैं जिनमें ये कहा गया है कि अपराधी मानववध हत्या नहीं होती है। तो यहाँ पर 3 तो आपको दे दिए गए हैं, 2 रह गए जो कि अचानक झगड़ाजनी लड़ाई और सहमति वाले। तो इन जो 5 परिस्थितियों में अपराधी मानववध है वो हत्या नहीं होता है। तो इसमें आंसर में वो सभी स्थितियों में अपराधी मानववध हत्या नहीं होगा, आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 164, ए बी पर तलवार व लाठी से ऐसा घाव करता है जिससे कि प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित होना अधिसंभाव्य हो। परिणाम स्वरूप बी की मृत्यु हो जाती है। ए का आशय बी की हत्या करने का नहीं था। ए का कृत्य किस प्रकार का है? तो ए का जो कृत्य है वो हत्या कहा जाएगा यहाँ पर, आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 165, एक 14 वर्षीय बालक ने नशे की स्थिति में तीर चलाकर मृतक की हत्या कर दी जबकि उसका आशय मृत्यु कारित करने का नहीं था। यह भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दोषी होगा? तो ये भारतीय दंड संहिता की जो धारा 304 के पार्ट 2 के अंतर्गत दोषी होगा। पार्ट 2 में जो दंड के बारे में बताया गया है, तो पार्ट 1 में दिया गया है कि 10 वर्ष का कारावास और फाइन, और जो पार्ट 2 में बताया गया है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर 10 वर्ष का कारावास या फिर फाइन। तो धारा 304 2 के भाग में दंडनीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 166, आपराधिक आशय का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? तो आपराधिक आशय का पता लगाने के लिए जो महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं, आयुध की प्रकृति नहीं होती, वे अंग जिस पर क्षति कारित की गई नहीं, प्रहारों की शक्ति और संख्या क्या है वो जरूरी है कि आपराधिक आशय का पता लगाने के लिए जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि प्रहारों की शक्ति वो संख्या कितनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 167, अभियुक्त जो एक चिकित्सक था औषधि के प्रभाव में अध्ययन किए बिना एक विधि विषपूर्ण औषधि रोगी को दे देता है जिससे कि उस रोगी की मृत्यु हो जाती है। चिकित्सक दोषी है भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत? तो धारा 304 के अंतर्गत जो दोषी होगा चिकित्सक, आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 168, धारा 2 दलों के बीच झगड़ा हुआ और दोनों ही सदस्यों को चोटें आईं। हमलावर कौन था तथा संघर्ष कैसे प्रारंभ हुआ? ये सिद्ध करने का भार किस पर होता है? तो ये सिद्ध करने का भार संभाव्यता जो है वो अभियोजन प्रोसिक्यूशन पर होता है, आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 169, जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय था उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु कारित करके आपराधिक मानववध करने के विधिक प्रावधान भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दिए गए हैं? तो भारतीय दंड संहिता की धारा 301 में दिया गया है अंतरण विद्वेष का सिद्धांत कि जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय था उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु हो गई। यानी कि सामने 2 व्यक्ति खड़े थे, ए को मारने का आशय था और बी को गोली लग गई क्योंकि उससे चूक के बी को लग गई। तो यहाँ पर अंतरण विद्वेष का सिद्धांत यानी दूसरे में ट्रांसफर हो गया, धारा 301 अप्लीकेबल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 170, आईपीसी की धारा 302 में हत्या के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। तो कितने दंड का प्रावधान किया गया है? तो आईपीसी में जो धारा 302 में दंड का प्रावधान दिया गया है कि मृत्युदंड या आजीवन कारावास या फिर जुर्माने से। तो इसमें जो आंसर आपका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 171, हत्या के अपराध के मामले में कौन सा कथन सत्य है? तो हत्या के अपराध के मामले में कौन सा कथन सत्य? ये देखना है कि जो हत्या का मामला है वो संज्ञेय मामला है, सही है। ये अजमानतीय व असमनीय है, ये भी सही है। ये सेशन न्यायालय के विचारणा योग्य, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी कथन जो हैं वो सभी सही हैं, आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 172, जो कोई व्यक्ति आजीवन कारावास के दंडादेश के अधीन होते हुए हत्या करेगा वे भारतीय दंड संहिता की धारा 303 के अंतर्गत दंडित होगा। तो मृत्युदंड से दंडित होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि धारा 303 को मिट्ठू सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया है। तो ये धारा प्रभावी नहीं है, इसको आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 173, भजन गाते समय झगड़ा हो गया, तत्कालिक आवेश में आकर अभियुक्त ने छुरा भोंक दिया जिससे एक व्यक्ति मृत हो गया। ऐसी स्थिति में अपराध हुआ तो आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत अपराध हुआ? तो यहाँ पर भी आईपीसी की धारा 304 भाग 2 के अंतर्गत अपराध घटित हुआ है, आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 174, एक अभियुक्त रात्रि के समय अपनी पत्नी को पड़ोसी के कमरे में पाकर उत्तेजना में हत्या कर देता है, ये अपराध है।
तो ये जो अपराध है किसके अंतर्गत है? तो ये जो अपराध है आईपीसी की धारा 304 के भाग 2 के अंतर्गत है। आंसर इसका ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 175। धारा 304 ए आईपीसी के अंतर्गत उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण कार्य से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु कारित किया जाना जो कि अपराधी मनोवत की कोटि में नहीं आता है तो दंडनीय है। किससे दंडनीय होगा? दोनों भांति में से किसी भी भांति के कारावास जिसकी अवधि 2 वर्ष तक हो सकेगी, या फिर जुर्माने से। उक्त ए बी दोनों से उपरोक्त तीनों कथन सत्य हैं। तो यहाँ पर तीनों कथन सत्य हैं, ए बी सी में दिए गए। आंसर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 176 है कि किसी भी उपेक्षापूर्ण या उतावलेपन कार्य के द्वारा मृत्यु कारित करने के मामले में योगदायी उपेक्षा का सिद्धांत लागू नहीं होता है तथा वास्तवपरक व विश्वसनीय साक्ष्य के अभाव में अभियुक्त संदेह के लाभ का हकदार होता है। तो संदेह का लाभ का हकदार होता है। इसमें जो कथन दिए गए हैं वो सत्य है कि असत्य है, कैसा कथन है ये देखना है। तो ये जो कथन किया गया है वो सत्य है। आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 177। जहां विवाह के 7 वर्ष के भीतर किसी स्त्री की मृत्यु सामान्य परिस्थितियों से भिन्न हो जाती है और ये दर्शित किया जाता है कि मृत्यु के पहले पति एवं ससुराल वालों ने दहेज के लिए निर्दयता का व्यवहार किया था, तो यह मामला दहेज मृत्यु कहा जाएगा। आंसर इसका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 178। धारा 306 भारतीय दंड संहिता में दंड के प्रावधान है। तो क्या है? आत्महत्या का दुष्प्रेरण करने का या हत्या का दुष्प्रेरण करने का। ए बी दोनों सही हैं, तो ए बी दोनों सही नहीं है। तो 306 में आत्महत्या के दुष्प्रेरण के बारे में दंड के प्रावधान किया गया है। आंसर इसका ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 179। विधवा को सती हो जाने के लिए उकसाना अपराध है किस आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत अपराध है विधवा को सती होने के लिए? तो धारा 306 में आत्महत्या के लिए उकसाना। आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 180। आईपीसी की धारा 307 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है तो हत्या का प्रयत्न करना दंडनीय अपराध है। 307 में हत्या का प्रयत्न के बारे में बताया गया। आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 181। या का वध करने के आशय से ये उस पर ऐसी परिस्थिति में गोली चलाता है कि यदि मृत्यु हो जाती है तो ये हत्या का दोषी होता है। ये हत्या करने के प्रयत्न का अपराध है। तो ये कथन कैसा कथन है? तो 181 में जो कथन दिए गए हैं उनके कथन को देखना है। तो ये कथन गलत है, ये कथन सही है, निराधार। तो ये कथन जो दिया गया है वो अविधिपूर्ण है। आंसर इसका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 182। ये एक शिशु की मृत्यु करने के आशय से उसे एक निर्जन स्थान में आरक्षित छोड़ देता है, यद्यपि परिणाम स्वरूप उस शिशु की मृत्यु नहीं होती है। तो ये किस प्रकार का अपराध है? तो ये हत्या का प्रयत्न है धारा 307 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 183। धारा 308 भारतीय दंड संहिता में दंडनीय अपराध है। 308 में जो अपराधी मानववध के प्रयत्न के बारे में बताया गया है। तो आंसर इसका ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 184। धारा 309 आईपीसी के अंतर्गत आत्महत्या करने के प्रयत्न के अपराध में दंड का प्रावधान किया गया है। तो 1 वर्ष का साधारण कारावास या फिर जुर्माना या फिर ए बी दोनों। तो उपरोक्त तीनों कथन सत्य हैं। आंसर इसका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 185। ये हत्या द्वारा ये हत्या सहित लूट या शिशुओं की चोरी करने के प्रयोजन से अन्य व्यक्तियों से अभ्यासता संयुक्त रहता है। तो ये किस प्रकार का व्यक्ति है? तो ये एक ठग है। आंसर इसमें बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठग के लिए दंड के प्रावधान आईपीसी की धारा 311 के अंतर्गत हैं। तो कितने प्रावधान किए गए हैं? आजीवन कारावास, जुर्माना, आजीवन कारावास और जुर्माना। तो यहाँ पर दोनों आ गए हैं। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कोई गर्भवती स्त्री का स्वेच्छा गर्भपात कारित करेगा वे आईपीसी की धारा 312 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा का अपवाद क्या है? तो इसका अपवाद पूछ रहा है। 312 का अपवाद क्या होगा? 312 का ये गर्भपात स्त्री के जीवन बचाने के लिए किया गया हो तो वो अपराध घटित नहीं करेगा। बाकी जो बी में दिया है कि गर्भपात स्त्री का जीवन खत्म करने के लिए किया गया तो अपराध होगा, गर्भपात स्त्री की इच्छा के विपरीत किया गया तो अपराध होगा। वो सभी कथन गलत हैं। तो अपवाद पूछ रहा है, एक्सेप्शन क्या होगा 312 का? तो स्त्री का जो गर्भपात है उसको जीवन बचाने के लिए किया गया हो तो आंसर इसका अपवाद स्वरूप ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 188। स्त्री की सम्मति के बिना गर्भपात कारित करना आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत अपराध है? सम्मति के बिना 313 के अंतर्गत अपराध घोषित होता है। आंसर इसका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 189। गर्भपात कारित करने के आशय से किए गए कार्यों द्वारा मृत्यु भारतीय दंड संहिता की धारा 314 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। आईपीसी की धारा 315 के अंतर्गत दंडनीय अपराध क्या है?
तो आईपीसी के अंतर्गत बताना है कि 315 में क्या है। 315 में शिशु का जीवित पैदा होने से रोकने और रोकने के पश्चात उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से किए गए कार्य के बारे में बताया गया है, तो जो कि आंसर सी में प्रदर्शित हो रहा है। आंसर इसका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 190। शिशु के पिता या माता या उसकी देखरेख करने वाले व्यक्ति द्वारा 12 वर्ष से कम आयु के शिशु का आरक्षित डाल दिया जाना और परित्याग दंडनीय अपराध है। आईपीसी के किस धारा के अंतर्गत है? तो 317 में बताया गया है कि संरक्षक या माता पिता के द्वारा या देखरेख करने वाले के व्यक्ति के द्वारा 12 वर्ष से कम आयु, इस सेक्शंस में जो 117 में दिया गया है उसमें 12 वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है कि 12 वर्ष से कम आयु के शिशु को आरक्षित डाल दिया जाता है, परित्याग कर दिया जाता है, तो वो दंडनीय अपराध है आईपीसी की धारा 317 के अंतर्गत। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 191। जो कोई मृत शरीर के गुप्त बैनन के द्वारा जन्म छिपाएगा वे दंडनीय होगा, तो वे किस धारा और किस अपराध कितनी सजा के लिए दंडनीय होगा ये बताना है। तो ये दोनों भांति में से किसी भी कारावास जो कि 2 वर्ष का हो सकेगा या फिर जुर्माने से या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। उपरोक्त तो सभी सही हैं, तो आंसर इसका डी सही हो जाएगा कि धारा 318 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 192 192। धारा 318 आईपीसी का अपराध है, संज्ञेय है, परजमानती है, असमनीय है एवं संबंध केस है। प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के द्वारा विचारणीय योग्य है। उपरोक्त तो सभी जो हैं वो सही हैं, तो आंसर इसका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 193। उपपत्ति कारित करना कहा जाता है जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा पहुंचाता है, रोग कारित करता है, अंग शैथिल्य कारित करता है। उपरोक्त सभी स्थितियों में उपपत्ति हट कहलाता है। आंसर इसका डी सही है, जो कि 319 में उपपत्ति के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 194। निम्न उपपत्ति घोर उपपत्ति हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 320 के अंतर्गत। फ्रेंड्स, ये जो सेक्शन 320 है बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रेवियस हट के संबंध में है घोर उपपत्ति। तो 320 में कुल 8 प्रकार की घोर उपपत्ति के बारे में बताया गया है। तो जो 8 प्रकार की स्थितियां दी गई हैं, जैसे पुंसत्व होना है, आँख का स्थायी विच्छेद, कान का है, नाक का, दांतों का तोड़ना, हाथ का हड्डियों का जोड़ का विच्छेद करना और 20 दिन तक पीड़ा तीव्र पीड़ा में रहना, ये 8 प्रकार की जो दी गई हैं इनको आप शॉर्ट में लिखकर याद कर लें। इसके संबंध में हमने एक आईपीसी का कंप्लीट नोट्स का वीडियो बनाया है जिसके इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए हैं, उसका वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उसको आप देख सकते हैं। तो जो 8 प्रकार की जो उपपत्ति बताएंगे उनको देख लें, क्योंकि इनसे प्रश्न कई बनते हैं और बार बार उपपत्ति को दिया जाता है कि कौन सी उपपत्ति घोर उपपत्ति है कौन सी नहीं है। तो यहाँ पर पुंसत्व दिया गया, नेत्र की दृष्टि का स्थायी विच्छेद दिया गया है, तो ये पुंस जो है घोर उपपत्ति के अंतर्गत आते हैं। कान की श्रवण शक्ति का विच्छेद, अंग या जोड़ का विच्छेद, ये भी घोर उपपत्ति के अंतर्गत आते हैं। चेहरे का स्थायी विद्रूपीकरण, ये भी घोर उपपत्ति के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो सभी हैं वो घोर उपपत्ति के दृष्टांत मतलब हैं, घोर उपपत्ति कहे जाएंगे। तो इसका आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 195। ये यह आशय रखते हुए या वे संभाव्य जानते हुए कि वे या के चेहरे को स्थायी रूप से विद्रूपित कर दे या के चेहरे पर प्रहार करता है, जिससे उसका चेहरा स्थायी रूप से विद्रूपित तो नहीं होता है किंतु या को 20 दिन तक तीव्र शारीरिक पीड़ा हो रहती है। तो ए ने कौन सा अपराध किया है? तो यहाँ पर ए ने स्वेच्छा घोर उपपत्ति का अपराध किया है। आंसर जो है आपका यहाँ पर ए वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 196। धारा 323 आईपीसी में स्वेच्छा उपायित कारित करने के लिए दंड के प्रावधान है। तो धारा 196 जो क्वेश्चन 196 है इसमें धारा 323 के बारे में बताया गया है। तो पूछ रहा है कि दंड कितना दिया जा सकता है 323 में। तो दोनों भांति में से कोई भी, या तो 1 वर्ष का कारावास या फिर जुर्माना जो कि 1000 रुपये तक हो सकेगा, या फिर दोनों से। तो यहाँ पर तीनों जो हैं वो सही हैं आंसर, तो आंसर इसमें डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 197। खतरनाक आयुधों या साधनों के द्वारा स्वेच्छा उपायित कारित करने के लिए दंड के प्रावधान है आईपीसी की किस धारा में है? तो आईपीसी की धारा 324 में दिए गए हैं। आंसर इसका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 198। धारा 325 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत उस दशा के सिवाय जिसके लिए धारा 325 में उपबंध है कोई स्वेच्छा घोर उपायित कारित करेगा वे दंडनीय होगा। तो किस अपराध से दंडनीय होगा?
दोनों में से किसी भी भांति का कारावास जिसकी अवधि 7 वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से या फिर दोनों से। तो इसमें आंसर सभी दिए गए हैं, उपरोक्त सभी सही हैं, तो सभी सही के मतलब आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 199, खतरनाक कायदों या साधनों के द्वारा स्वेच्छा घोर उपायित कारित करने संबंधी दंड के प्रावधान आईपीसी की किस धारा में दिए गए हैं? तो आईपीसी की धारा 324 में दिए गए, आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 200, दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 के अनुसार स्वेच्छा अम्ल फेंकने या फेंकने का प्रयत्न करने के संबंध में अपराध किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? तो 326A 326B। तो यहाँ प्रयत्न के बारे में बताया है, तो प्रयत्न जो दिया गया है वो 326B में दिया गया, आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 201, अपराध कारित करने के आशय से ए विष द्वारा उपाहित कारित करता है, वे भारतीय दंड संहिता की धारा 328 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। तो 300 अपराध है, कथन ये कथन सत्य है, आंसर इसका ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 202, धारा 330 भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय अपराध है। तो 202 जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें धारा 330 दी गई है, ये पूछ रहा है कि इसके तहत जो दंडनीय अपराध है वो किस तरीके का अपराध है। तो एक पुलिस अधिकारी या को ये संस्कृति करने के लिए कि उसने अपराध किया है उत्प्रेरित करने के लिए यातना देता है। ये एक पुलिस अधिकारी यह बतलाने के लिए कि अमुक चुराई हुई संपत्ति कहाँ रखी है उत्प्रेरित करने के लिए बी को यातना देता है। सी है कि ए एक राष्ट्रीय अधिकारी राष्ट्रीय की वे बकाया जो ये से सौदे है ना देने का या को विवश करने के लिए यातना देता है। तो उपरोक्त सभी स्थितियों में 330 के तहत अपराध घटित होगा, आंसर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 203, ए एक जमींदार भाटक देने के लिए रैयत को यातना देता है, ए का अपराध है आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत है अपराध है? तो धारा 330 के अंतर्गत, आंसर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 204, आईपीसी की धारा 331 के तहत दंडनीय अपराध है। तो संस्कृति उत्थापित करने के लिए या बेबस करके संपत्ति का प्रत्यावर्तन कराने के लिए स्वेच्छा घोर उपायित कारित करना अपराध है 331 के अंतर्गत, आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 205, किसी लोक सेवक को अपने कर्तव्य से भयोपरत करने के लिए स्वेच्छा उपायित कारित करना धारा 332 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय अपराध है, जिसमें 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान किया गया है। ये कथन कैसा है? तो ये कथन सत्य है, आंसर इसका सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 206, धारा 333 आईपीसी में दंड के प्रावधान है जहां लोक सेवक को अपने कर्तव्य से भयोपरत करने के लिए स्वेच्छा घोर उपायित कारित करता है। दंड के प्रावधान है तो 10 वर्ष तक के कारावास या दोनों में से किसी भांति के कारावास, जुर्माना से ए बी दोनों से, तो भी जो सभी कथन है वो गलत हैं। तो यहाँ पर आंसर सी वाला सही है कि ए बी में दिए जो कथन है वो सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 207, प्रकोपन पर स्वेच्छा उपाहित कारित करना धारा 334 आईपीसी में दंडनीय अपराध है, जिसमें कारावास 1 माह तक का या जुर्माना 500 रुपये तक का या फिर दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान। ये कथन कैसा है? तो ये कथन जो है सत्य है, आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 208, धारा 335 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत प्रकोपन पर स्वेच्छा घोर उपायित कारित करना दंडनीय अपराध है। ये अपराध है कैसा अपराध है? संज्ञेय है, जमानती है, वारंट मामला है, उपरोक्त तीनों कथन सत्य हैं। तो इसमें जो कथन है वो तीनों कथन ही सत्य हैं, आंसर इसका डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 209, ऐसा कार्य जिससे दूसरों का जीवन या व्यक्तिगत क्षेम संकटापन्न हो, ये दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 माह तक हो सकेगी या जुर्माने से जो कि 250 रुपये तक हो सकेगा या फिर दोनों से दंडनीय होगा, विधिक प्रावधान है आईपीसी की किस धारा में है? तो आईपीसी की धारा 336 में दिए गए हैं, आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 210, धारा 337 आईपीसी जिसमें ऐसे कार्य से उपाहित कारित करना जिससे दूसरों का जीवन या व्यक्तिगत क्षेम संकटापन्न हो जाए के बारे में सत्य कथन है। तो ऐसा जो मामला है वो संज्ञेय मामला है, जमानती है, समन मामला है। तो फिर तो सभी तथ्य जो है वो सही हैं, आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 211, धारा 338 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध है जहां ऐसे कार्य द्वारा घोर उपत्ति कारित की गई हो जिससे कि दूसरों का जीवन या व्यक्तिगत क्षेम संकटापन्न हो जाए, क्या राजीनामा योग्य है? तो राजीनामा योग्य नहीं है, आंसर इसका ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 212, ये किसी व्यक्ति को स्वेच्छा ऐसी बाधा डालता है कि वे जहां उसे जाने का अधिकार है वहां जाने से निवारित कर दे, तो ये क्या कहलाता है? तो ये सदोष अवरोध कहलाता है, जो कि धारा 339 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धारा 213, या को दीवार से घिरे हुए स्थान में प्रवेश कराकर ए उसमें ताला लगा देता है, इस प्रकार या दीवार की परिसीमा से बाहर नहीं जा सकता है।
तो ये ने अपराध किया है, तो ये ने सदोष परिरोध का अपराध किया है धारा 340 के अंतर्गत। आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 214। ये एक भवन के बाहर जाने के द्वारों पर बंदूकधारी मनुष्यों को बैठा देता है और या से ये कहता है कि या भवन के बाहर जाने का प्रयत्न करेगा तो वे गोली से मार देंगे। ये ने कौन सा अपराध किया है? तो ये ने यहाँ पर सदोष परिरोध का अपराध किया है या का, तो आंसर यहाँ पर आपका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 215। धारा 341 भारतीय दंड संहिता में सदोष परिरोध के लिए कितने दंड का प्रावधान किया गया है? 1 महीने तक का साधारण कारावास, या फिर जुर्माना 500 रुपये तक का, या फिर ए बी दोनों। तो उपरोक्त तो सभी कथन सत्य हैं, तो सही है। आंसर इसका डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 216। धारा 342 भारतीय दंड संहिता सदोष परिरोध में दंड के प्रावधान के बारे में है, तो ये कथन सत्य है, क्योंकि 339 में सदोष अवरोध दिया गया है और उसका जो दंड दिया गया है वो 341 में दिया गया, और 340 में सदोष परिरोध को दिया गया है और उसके लिए दंड 342 में दिया गया है। तो ये जो कथन है वो सत्य है। आंसर इसका सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 217। धारा 344 के प्रावधान लागू होते हैं, तो धारा 344 में प्रावधान जहां 10 या अधिक दिनों के लिए सदोष परिरोध होने पर है तो वहां पर लागू होते हैं, तो इसमें जो आंसर आपका ए वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 218। गुप्त स्थान में सदोष परिरोध किए जाने पर दंड के प्रावधान है आईपीसी की धारा 346 में दिए गए हैं कि गुप्त स्थान में किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है 219। मोहन सोहन की सम्मति के बिना एक कुत्ते को सोहन पर झपटने के लिए भड़काता है। यहाँ मोहन का आश्रय सोहन की क्षति या भय क्षोभ कारित करने का है। यहाँ मोहन ने कौन सा अपराध किया है? तो यहाँ पर मोहन ने आपराधिक बल का प्रयोग किया है 349 के अंतर्गत, तो आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 220। ये किसी स्त्री का घूंघट स्त्री की सम्मति के बिना साथ से हटा देता है। यहाँ ये आपराधिक बल का प्रयोग करता है, ये अपराध है, तो ये अपराध है स्त्री की लज्जा भंग करने का धारा 354 के अंतर्गत। आंसर इसका भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 221। निम्न में से कौन सा कथन हमला है? तो हमला के संबंध में आईपीसी की धारा 351 में दिया गया है, या पर हमला अपना मुक्का ये इस हादसे से उठाता है कि या को विश्वास हो जाए कि या को मारने वाला है, तो हमले का दृष्टांत है। ये एक हिंसक कुत्ते की मुख बंधनी इस हादसे से खोलता है कि या को ये विश्वास हो जाए कि ये कुत्ते से आक्रमण कराने वाला है, ये भी हमले का दृष्टांत है। तीसरा है कि या से ये कहते हुए कि मैं तुम्हें पीटूंगा, ये एक छड़ी उठा लेता है तथापि शब्दों के द्वारा स्पष्टीकृत अंग विक्षेप हमले की कोटि में आ सकता है, तो ये भी हमले का दृष्टांत हो गया। तो उपरोक्त तीनों कथन जो दिए गए हैं वो हमले के दृष्टांत हैं। तो प्रश्न ये था कि निम्न में से कौन सा कथन हमला है? जो तीनों कथन है वो हमले के ही हैं, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 222। हमला तभी कारित माना जाएगा जबकि अभियुक्त की भावभंगिमा, तैयारी और शब्दों से परिवादी को ये आशंका उत्पन्न हो जाए कि वे उस व्यक्ति पर अपराधी बल का प्रयोग करने ही वाला है। ये प्रावधान किया गया है आईपीसी की किस धारा में किया गया है? तो ये जो प्रावधान किया गया है आईपीसी की धारा 351 में बताया कि हमले के बारे में दिया गया है, तो 351 में दिया गया है, और 352 में हमले के लिए दंड के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 223। धारा 352 भारतीय दंड संहिता के परिप्रेक्ष्य में कौन सा कथन सत्य है? तो 352 के परिप्रेक्ष्य में जो कथन देखना है सत्य है, तो ये जो मामला है वो असंज्ञेय अपराध है और जमानतीय मामला है, समन मामला है, तो उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। आंसर इसका डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 224। लोक सेवक को अपने कर्तव्य के निर्वहन से भयप्रद करने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग दंडनीय अपराध है आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत? तो 353 के अंतर्गत है। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 225। दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 के अनुसार भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के अंतर्गत स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल के प्रयोग के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। तो दंड का जो प्रावधान किया गया है दोनों में से किसी विवादी का कारावास या जो कि 2 वर्ष तक हो सकेगा, या फिर न्यूनतम 1 वर्ष एवं अधिकतम 5 वर्ष की अवधि का कारावास और जुर्माना। तो जो बी में दिया गया है कि न्यूनतम 1 वर्ष और अधिकतम 5 वर्ष और जुर्माने से, तो आंसर इसमें बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 226। दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कृत्य अपराध नहीं है? तो किसी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध अश्लील साहित्य दिखाना, तो 354(1) के अंतर्गत ये अपराध है। किसी स्त्री को लोक स्थान पर निर्वस्त्र करना, तो 354(b) के अंतर्गत ये अपराध घटित होगा। तीसरा है कि प्राइवेट कृत्य में लगी किसी स्त्री को एकटक देखना या चित्र खींचना, तो ये 354(c) के अंतर्गत अपराध गठित करेगा। नेक्स्ट है किसी स्त्री से एकांत में बात करना, तो
354D में पीछा करने के बारे में दिया गया है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एकांत में बात की जा रही है, किसी का पीछा नहीं किया जा रहा है, तो यहाँ पे किसी भी तरीके का अपराध घटित नहीं होता है। तो आंसर इसका जो है डी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 227 है, यदि अभियुक्त का आश्रय लज्जा भंग का ना रहा हो तथा स्त्री पूरे मामले में सक्षम पच रही हो, सहमत रही हो, तो धारा 354 भारतीय दंड संहिता के अधीन अपराध का गठन नहीं होगा। आंसर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 228, 18 वर्ष से कम आयु की लड़की को उसके संरक्षक की संरक्षकता में से संरक्षक की सहमति के बिना बहकाकर ले जाना अपराध है, तो व्यपहरण का अपराध है धारा 361 के अंतर्गत। आंसर इसका ए सही है, क्योंकि व्यपहरण के बारे में 3 प्रकार से दिया गया है कि भारत में से व्यपहरण और विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 229, विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण का उदाहरण है, अगर विधिपूर्ण संरक्षक की सम्मति के बिना ले जाता है तो नर है तो 16 वर्ष से कम आयु का, यदि नारी है तो 18 वर्ष से कम आयु की। तो ये जो है विधिपूर्ण संरक्षकता के संबंध धारा 361 में ये 2 चीजें आपको याद रखनी है कि पुरुष के संबंध में 16 वर्ष और स्त्री के संबंध में 18 वर्ष से कम आयु की हैं, और तब व्यक्ति जब विकृचित हो उपरोक्त सभी स्थितियों में तो ये विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण का अपराध घटित होगा। आंसर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 230, जो कोई किसी व्यक्ति को किसी स्थान से जाने के लिए बल द्वारा विवश करता है या किन्हीं प्रवंचनापूर्ण उपायों के द्वारा उत्प्रेरित करता है, तो यह कैसा अपराध करता है, तो ये अपहरण का अपराध करता है, किडनैपिंग का। आंसर इसका ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 231, धारा 363 भारतीय दंड संहिता में व्यपहरण के लिए दंड का प्रावधान किया गया है कि दोनों में से कोई भी कारावास जो कि 7 वर्ष तक हो सकेगा, या जुर्माने से या फिर दोनों से। तो यहाँ पे आंसर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 232, धारा 363 भारतीय दंड संहिता के अपराध के विचारण में एकमात्र अभियोगिनी के कथन पर विश्वास किया जाए या नहीं, ये प्रश्न है। तो ये प्रश्न किसका है, विधि का है? नहीं, ये प्रश्न जो है तथ्य एवं परिस्थितियों का है। आंसर इसका बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 233, भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए अप्राप्त व्यय का व्यपहरण या विकलांगीकरण धारा 363A में जो है अंतर्गत अपराध है। तो ये कथन कैसा है, तो ये कथन एकदम सत्य है। आंसर इसका ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 234, ये इस आशय से ये संभाव्य जानते हुए कि किसी देव मूर्ति पर या की बलि चढ़ाई जावे भारत में या का व्यपहरण करता है। दंड के प्रावधान भारतीय दंड संहिता की धारा किस में दिए गए हैं, तो 364 में दिए गए हैं। आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 235 है, धारा 365 भारतीय दंड संहिता में किसी भी व्यक्ति का गुप्त रीति से और सदोष पर विरोध करने के आशय से व्यपहरण या अपहरण करना दंडनीय अपराध है के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो ये कथन इसमें जो पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य है व्यपहरण या अपहरण के संबंध में, तो ये जो अपराध हैं वो संज्ञेय हैं, अजमानतीय अपराध हैं, वारंट मामला है। तो तीनों जो कथन है वो सत्य हैं। आंसर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 236, विवाह आदि के करने को विवश करने के लिए किसी स्त्री को व्यपहृत करना, अपहृत करना या उत्प्रेरित करना आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है। तो 366 में है कि किसी भी स्त्री को विवाह करने के लिए उत्प्रेरित करना, व्यपहृत करना या अपहृत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 237, अभियुक्त महिला के लिए वर खोजने का प्रस्ताव करे और महिला उसके साथ चल दे, ये अपहरण का अपराध होगा। तो ये अपहरण का अपराध नहीं होगा। आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 238, एक लड़की का अपहरण नीमच से किया गया तथा झांसी में उसके साथ बलात्कार किया गया, विचारण कहाँ किया जा सकता है। तो नीमच में या झांसी में, दोनों में से कहीं पर भी किया जा सकता है। आंसर इसका सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 239, अप्राप्त वय लड़की को अन्य व्यक्ति से आयुक्त संभोग करने के लिए विवश या उत्प्रेरित करना आईपीसी के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। तो आईपीसी के अंदर जो दंडनीय अपराध है 366A के अंतर्गत। आंसर इसका ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 240, व्यक्ति को घोर उपाय दासत्व आदि का विषय बनाने के उद्देश्य से व्यापारण या अपहरण धारा 367 भारतीय दंड संहिता में दंडनीय है। धारा 368 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत किस प्रकार का अपराध है। तो 368 में जो अपराध है, व्यपहृत व्यक्ति को सदोष छिपाना, व्यपहृत व्यक्ति को सदोष छिपाना या अपहृत व्यक्ति को परिरोध में रखना, तो उपरोक्त तीनों हैं। तो इसका जो आंसर है डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 241, या 7 वर्ष की आयु के शिशु के शरीर पर से चोरी करने के आशय से उसका
व्यापहरण या अपहरण करता है उसका कार्य दंडनीय अपराध है। आईपीसी के अंतर्गत जो धारा है 369 के अंतर्गत है, 369 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 242 242 दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 370 को क्या शीर्षक दिया गया है? व्यक्ति के दुरुपव्यापार का शीर्षक दिया गया है 370 में। आंसर इसका ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 243 वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए अपराध द्वय को बेचना धारा 372 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए अपराध द्वय को खरीदना भी अपराध है। किस धारा के अंतर्गत है? तो 372 में वेश्यावृत्ति को बेचने के संबंध में और 373 में खरीदने के संबंध में है, क्योंकि वहां से 72 और वहां से बेचना। तो इसको याद करने के लिए आप याद रखें 372 में वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए अपराध द्वय को बेचना और 373 में खरीदने के संबंध में दिया गया है। आंसर इसका सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 244 विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम लेना भारत में अपराध नहीं है, ये कथन कैसा है? तो ये कथन असत्य है, क्योंकि विधि विरुद्ध श्रम लेना भारत में अपराध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 245 जब कोई पुरुष किसी स्त्री के साथ मैथुन करता है तो बलात्कार कहा जाएगा यदि वह स्त्री की इच्छा के विरुद्ध एवं स्त्री की सम्मति के बिना करता है, स्त्री की सम्मति मृत्यु या उपाहित के भय में डालकर की गई हो तब भी बलात्कार गठन होगा। जब वह 18 वर्ष से कम आयु की है, वहाँ सम्मति से भी हो तब भी हो, तो फिर तीनों स्थितियों में अपराध का गठन होगा। तो आंसर इसमें डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 246 दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 द्वारा धारा 375 में निम्नलिखित में से किस कृत्य को बलात्संग नहीं माना गया है? तो किसी स्त्री की योनि मुंह मूत्र मार्ग या गुदा में लिंग प्रवेश करना, किसी स्त्री की योनि मूत्र मार्ग या गुदा में लिंग से भिन्न शरीर के किसी भाग या वस्तु का प्रयोग करना, किसी स्त्री की योनि मूत्र मार्ग या गुदा में मुंह लगाना, किसी स्त्री के किसी गुप्त भाग का स्पर्श करना, ये बलात्कार के अंतर्गत नहीं माना गया है। आंसर इसका डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 247 दंड विधि संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा किए गए संशोधन के अनुसार बलात्संग के लिए न्यूनतम कितनी सजा का प्रावधान किया गया है? तो न्यूनतम सजा का प्रावधान किया गया 2018 में संशोधन हुआ था। पहले 7 वर्ष थे, उसको घटाकर बढ़ा करके 10 वर्ष अवधि का कारावास कर दिया गया है। इसका आंसर बी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 248 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ बलात्संग के लिए दंड का प्रावधान जो किया गया है 10 वर्ष तक की अवधि का कारावास कर दिया गया है 2018 के संशोधन के द्वारा। इसमें नीचे दिया गया है कि दंड विधि संशोधन अधिनियम 2018 के अनुसार पहले जहां 7 वर्ष था उसको बढ़ाकर के 10 वर्ष कर दिया गया है। 12 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ बलात्संग के लिए दंड का जो है वो 10 वर्ष की अवधि है कम से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 249 दंड विधि संशोधन अधिनियम 2018 के अनुसार बलात्संग के संदर्भ में नई धाराएं अंतः स्थापित की गई हैं। तो 2018 में आपके 3 धाराएं जोड़ी गई हैं। 376 AB DA और DB को जोड़ा गया है, जिसमें 16 वर्ष और 12 वर्ष के संबंध में प्रावधान किए गए हैं और सजा को बढ़ाया गया है। तो पूछ रहा है कि दंड विधि संशोधन अधिनियम 2018 के अनुसार बलात्संग के संदर्भ में नई धाराएं अंतः स्थापित की गई, कौन सी की गई हैं? तो 376 AB की गई, DA DB की गई है। तो डी वाले में आंसर में जो मिल रहे हैं 376 AB DA और DB को जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 250 दंड विधि संशोधन अधिनियम 2018 के अनुसार 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ सामूहिक बलात्कार के लिए दंड से संबंधित धारा है। तो जो सामूहिक बलात्संग के लिए पूछ रहा है कोई 12 वर्ष के संबंध में, तो DA में 16 वर्ष दिया गया और DB में B फॉर 12, तो यानी कि आंसर इसका डी वाला सही है कि 12 वर्ष से कम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 251 जो कोई किसी पुरुष स्त्री या जीव जंतु के साथ प्रकृति की व्यवस्था के विरुद्ध स्वेच्छा इंद्रिय भोग करेगा वे आजीवन कारावास या दोनों में से किसी भांति कारावास इसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। धारा 370 भारतीय संहिता का विचारण होगा। तो विचारण किस न्यायालय में होगा? तो इसका जो विचारण सेशन न्यायालय में, नहीं कार्यपालक मजिस्ट्रेट में, नहीं न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में होगा। आंसर इसका सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 252 किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने संहिता की धारा 370 को संवैधानिक ठहराया है? तो 370 को संवैधानिक ठहराया गया था सुरेश कुमार कौशल बनाम नाज फाउंडेशन AIR 2014 के मामले में, और इसको फिर पलट दिया गया, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया गया था 2018 में। नवजीत सिंह जौहर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2018 के केस के मामले में 370 को घोषित किया गया। कैसा घोषित किया गया था? असंवैधानिक, कि जो समलैंगिकता है वो अपराध नहीं है। तो पुरुष पुरुष से शादी कर सकते हैं, स्त्री स्त्री शादी कर सकती है, ये चीज़ कहा गया है 2018 में। तो इसको नाज फाउंडेशन सुरेश कुमार कौशल बनाम नाज फाउंडेशन के मामले में इसको संवैधानिक कहा गया था, और 2018 में इसको जजमेंट को पलट दिया गया और इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 254 जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे में से उस व्यक्ति की सम्मति के बिना कोई भी जंगम संपत्ति बेईमानी से ले जाने का आशय रखते हुए ये संपत्ति ऐसे लेने के लिए हटाता है तो यह कौन सा अपराध करता है? तो ये चोरी का अपराध करता है। तो चोरी के संबंध में जो चोरी की परिभाषा दी गई धारा 378 में दी गई, जिसमें 5
इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताए गए हैं। जो इसके इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं 5 हैं, जैसे कि चोरी की संपत्ति के लिए संपत्ति चल हो और बेईमानी पूर्ण लेने का आशय हो, संपत्ति को हटाया गया हो और किसी के कब्जे से ली गई हो। तो ये जो 5 इम्पॉर्टेंट जो इसके एलिमेंट्स हैं इनको आप देख लें, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है चोरी के संबंध में। वैसे तो जो चैप्टर आपका 16 है 299 से लेकर 370 तक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो जो चैप्टर 16 और 17 है इसको तो आप बहुत अच्छे से तैयार कर लें, जितने भी सेक्शंस हैं इनकी हेडिंग्स को पढ़ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 255। ए जो या का सेवक है और जिसे या ने अपनी प्लेट की देखरेख न्यस्त कर दी है। ए या की संपत्ति के बिना, सम्मति के बिना, यहाँ पर संपत्ति लिखा लेकिन यहाँ पे या की सम्मति के बिना प्लेट को लेकर बेईमानी से भाग जाता है। तो ए ने चोरी की है। ये कथन कैसा है? तो ये जो कथन है सत्य है। आंसर इसका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 256। ए को राजमार्ग पर पड़ी हुई अंगूठी मिलती है जो कि किसी व्यक्ति के कब्जे में नहीं है, ये उसे ले लेता है। तो ए ने कौन सा अपराध किया है? तो यहाँ पर ए ने तो वैसे कोई अपराध नहीं किया है, परंतु यदि उसका बेईमानीपूर्ण आशय है तो यहाँ पर ए ने जो है आपराधिक दुर्विनियोग का अपराध किया है। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 257। धारा 379 भारतीय दंड संहिता के अपराध में दंड के प्रावधान है। तो दोनों में से किसी भी भांति के कारावास जिसकी वजह 3 वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माने से, या फिर दोनों से। 379 में जो है चोरी के लिए दंड के बारे में बताया गया है, 3 वर्ष का कारावास या फिर जुर्माना या फिर दोनों। तो उपरोक्त सभी कथन सही है। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 258। निवास गृह आदि में चोरी करना भारतीय दंड संहिता की धारा 380 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। ये कथन कैसा है? तो ये कथन सत्य है। आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 259। लिपिक या सेवक के द्वारा स्वामी के कब्जे की संपत्ति की चोरी किया जाना दंडनीय अपराध है। आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत है? तो 381 के अंतर्गत है, लिपिक या सेवक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 260। एक या जेब काटता है और ऐसा करने के लिए अपने कई साथियों को अपने पास इसलिए नियुक्त करता है कि या यही समझ जाए कि क्या हो रहा है और प्रतिरोध करे। तो ए ने भारतीय जनता की धारा की किस धारा के अंदर अपराध किया है? तो यहाँ पर जो धारा उसके अंदर 382 के अंदर उन्होंने अपराध किया है। आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 261। ये धमकी देता है कि या ने उसके धन नहीं दिया है, तो ये या के बारे में मानहानिकारक अपमान लेख प्रकाशित करेगा। अपने धन देने के लिए वे आपको इस प्रकार उत्प्रेरित करता है। तो ए ने कौन सा अपराध किया है? तो यहाँ पर ए ने उद्धापन किया है 383 के अंतर्गत। आंसर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 262। धारा 384 भारतीय दंड संहिता में उद्धापन के लिए दंड दोनों में से किसी भी भांति का कारावास जिसकी वजह 3 वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। किस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें यह देखना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो ये संज्ञेय मामला है, सही है। यह अजमानती है, ये वारंट मामला है। तो उपरोक्त तीनों कथन सत्य हैं। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 263। उद्धापन करने के लिए किसी भी व्यक्ति को क्षति के भय में डालना धारा 385 भारतीय दंड संहिता में अपराध है। धारा 386 भारतीय दंड संहिता में क्या अपराध है? किसी भी व्यक्ति को मृत्यु या घोर उपाय के भय में डालकर उद्धापन करना, किसी भी व्यक्ति को चोरी के लिए दुष्प्रेरित करना, किसी भी व्यक्ति को उद्धापन के लिए दुष्प्रेरित करना, उपरोक्त तो सभी गलत हैं। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा आंसर सही है। तो 263 का जो आंसर है आपका पहला वाला है कि किसी भी व्यक्ति को मृत्यु या घोर उपाय के भय में डालकर उद्धापन करना 386 में दंडनीय अपराध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 264। धारा 390 भारतीय दंड संहिता के परिप्रेक्ष्य में लूट होती है। तो लूट में या तो चोरी या उद्धापन होता है। तो 390 के अंतर्गत आंसर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 265। ये यासी ये कहकर संपत्ति अभिप्राप्त करता है कि तुम्हारा शिशु मेरी टोली के हाथों में है और यदि तुम 20,000 रुपये हमारे पास नहीं भेजोगे तो ये मार डाला जाएगा। ये जो है अपराध कैसा है? तो ये अपराध जो है उद्धापन है 383 के अंतर्गत। आंसर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 266। ए बी सी तीनों ने मिलकर राजमार्ग पर डकैती डाली, कथन कैसा है? तो ये कथन असत्य है। आंसर इसका ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब 267 है, जब 5 या अधिक व्यक्ति संयुक्त होकर लूट करते हैं तो ये डकैती करते हैं। परिभाषा दी गई है धारा 391 में दी गई। डकैती के संबंध में जब 5 या 5 से अधिक व्यक्ति मिलकर लूट या डकैती करते हैं तो ये डकैती करते हैं कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 268। धारा 392 भारतीय दंड संहिता में लूट के लिए दंड में कठिन कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। अगर लूट राजमार्ग पर की जाए तो ये कारावास 14 वर्ष तक का हो सकेगा। तो सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच नहीं, ये सही नहीं है। सूर्यास्त से सूर्योदय के बीच में यदि होता है तो वो 14 वर्ष तक के कारावास दंडित होगा। आंसर इसका बी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 269। लूट करने का प्रयास दंडनीय अपराध है। भारतीय संविधान किस धारा के अंतर्गत 393 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 270। हत्या के पश्चात सब पर से कोई भी वस्तु हटाई जाए तो ये लूट नहीं होगी, क्योंकि चोरी भी लूट होती है जब जीवित व्यक्ति के प्रति बल प्रयोग किया जाए। तो ये कथन कैसा है? तो ये कथन सत्य है। आंसर इसका ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 271। यदि एक सहस्वामी किसी संपत्ति को संयुक्त कब्जे में से बलपूर्वक हटा ले जाए और 5 से अधिक व्यक्ति ऐसा करने में भाग लें तो डकैती के दोषी हैं। तो ये जो है कथन सही है, इसमें हाँ में आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 272। 5 या अधिक व्यक्ति संयुक्त होकर डकैती कर रहे हैं, इसमें से कोई एक व्यक्ति इस प्रकार डकैती करने में हत्या कर देता है, वे अपराध भारतीय दंड संहिता में दंडनीय है। तो किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? धारा 396 के अंतर्गत। आंसर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 273। मृत्यु या घोरोपायित कारित करने के लिए प्रयत्न के साथ लूट या डकैती भारतीय दंड संहिता की धारा 397 में दंडनीय अपराध है, लेकिन घातक आयुध सज्जित होकर लूट या डकैती का प्रयत्न दंडनीय है। भारतीय दंड संहिता किस धारा में दंडनीय है? तो धारा 398 में दंडनीय है। आंसर इसका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 274। डकैती करने के लिए तैयारी करना कोई अपराध नहीं है, ये कथन जो है वो असत्य है। आंसर इसका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 275। निम्न में से कौन सा दंडनीय अपराध है? डाकू की टोली का सदस्य होना, चोरों की टोली का सदस्य होना, डकैती करने के प्रयोजन से एकत्रित होना, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी आंसर सही है कि ये जो हैं सभी दंडनीय अपराध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 276। ये को या का एक सरकारी वचन पत्र मिलता है जिस पर निरंकुशांकन है, ये यह जानते हुए कि वे वचन पत्र या का है, उसे ऋण के लिए प्रतिभूति के रूप में बैंकर के पास इस आशय से गिरवी रख देता है कि वे भविष्य में उसे या को प्रत्यावर्तित कर देगा। ए ने कौन सा अपराध किया है? तो यहाँ पे ए ने संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग किया है, इसका आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 277। या के कब्जे में फर्नीचर और धन था, ये मर जाता है, उसका सेवक ए उस पर धन के किसी ऐसे व्यक्ति के कब्जे में आने से पूर्व जो कि ऐसे व्यक्ति का हकदार है बेईमानी से उसका दुर्विनियोग करता है। तो ये ने भारतीय निशा की किस धारा के अंतर्गत अपराध किया है? तो ये ने यहाँ पर भारतीय निशा की धारा 404 के अंतर्गत अपराध किया है। आंसर इसका भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 278। ये एक मृत व्यक्ति की बिल का निष्पादक होते हुए उस विधि की जो कि चीज वस्तु को बिल के अनुसार विभाजित करने के लिए उसको निर्देश देती है, बेईमानी से अवज्ञा करता है और उस चीज वस्तु को अपने उपयोग के लिए नियुक्त कर लेता है। तो ये ने कौन सा अपराध किया है? तो यहाँ पर ए ने आपराधिक न्याय भंग का अपराध किया है धारा 405 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 279। भारतीय दंड संहिता की धारा 406 में आपराधिक न्याय भंग के लिए दंड का प्रावधान दिया गया है। दोनों में से किसी भांति का कारावास, 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या फिर दोनों, उपरोक्त तीनों कथन सत्य हैं। तो इसका आंसर डी है 279 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 280। वाहक घाटवाल भंडारी के रूप में संपत्ति का आपराधिक न्यायभंग करेगा, वे भारतीय दंड संहिता किस धारा के अंतर्गत करेगा? तो ये धारा 407 के अंतर्गत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 281। धारा 408 भारतीय दंड संहिता में लिपिक या सेवक के द्वारा आपराधिक न्यायभंग है तथा लोक सेवक, बैंकर, व्यापारी तथा विक्रेता द्वारा आपराधिक न्यायभंग के बारे में धारा 409 में दंडनीय बनाया गया है। तो ये कथन जो है एकदम सत्य है। आंसर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 282। चुराई हुई संपत्ति बेईमानी से प्राप्त करना धारा 411 भारतीय दंड संहिता में दंडनीय अपराध है, जिसमें दंड के प्रावधान जो दिए गए दोनों में से किसी भांति के कारावास से जो कि 3 वर्ष तक हो सकेगा या जुर्माने से या फिर दोनों से या उपरोक्त तीनों कथन सत्य हैं। इसका आंसर जो है डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 283। चुराई हुई संपत्ति छिपाने में सहायता करना दंडनीय अपराध है, भारतीय दंड संहिता किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? तो छिपाने में सहायता करना 414 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। नेक्स्ट क्वेश्चन 284। ये ऐसे नगों को जिनको वे जानता है कि वे हीरे नहीं है, हीरे के रूप में गिरवी रखकर या से साथ से प्रवंचना करता है और द्वारा धन उधार लेने के लिए या को बेईमानी से उत्प्रेरित करता है। तो इन्हें यहाँ कौन सा अपराध किया है? तो यहाँ पर इन्हें आईपीसी की धारा 415 के अंतर्गत छल का अपराध किया है। आंसर इसका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 285। संभोग करने में असमर्थता को छिपाकर विवाह करना, तो क्या है? कौन सा अपराधी छल नहीं कहा जाएगा? ये आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 286। बी जिसकी मृत्यु हो चुकी है जीवित होने का उपदेश करने द्वारा ये छल करता है, ये पितृपण द्वारा छल करता है, भारतीय दंड संहिता की धारा 416 में दंडनीय अपराध है। तो ये जो कथन है वो सत्य है। आंसर इसका सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 287। धारा 417 भारतीय दंड संहिता में छल करने पर दंड के जो प्रावधान हैं दोनों में से किसी भांति का कारावास जिसके बाद 1 वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से या फिर दोनों से, वो तीनों कथन सत्य हैं। आंसर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 288। धारा 419 भारतीय दंड संहिता में पितृपण द्वारा छल के लिए दंड के प्रावधान हैं, इस प्रसंग में निम्न कथन कौन सा सत्य है? नहीं है, सत्य नहीं है, ये निगेटिव में पूछ रहा है। तो ये जो मामला समन मामला नहीं है, ये मामला संज्ञेय अपराध सही है, अजमानती सही है और सभी सत्य हैं। तो समन मामला नहीं है, ये सत्य नहीं है, बाकी सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 279, छल करना और संपत्ति प्रदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करना भारतीय हिंसा की धारा में दंडनीय बताया गया है। तो 420 में दंडनीय बताया गया है, जिसको 420 के अपराध के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 290, धारा 420 भारतीय दंड संहिता का अपराध संज्ञेय अपराध है, साथ ही ये अजमानती अपराध है, वारंट मामला है। ये भी दोनों सही है, ये भी दोनों गलत हैं, तो ये भी दोनों सही है। आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 291, या को सदोष हानिकारित करने के आस्ते से या को मूल्यवान प्रतिभूति को ये है स्वेच्छा जला देता है, तो ये कौन सा अपराध करता है? तो ये यहाँ पर आईपीसी की धारा 425 के अंतर्गत रजिस्ट्री का अपराध करता है, मिसचीफ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 292, या को सदोष हानिकारित करने के आस्ते से उसके बर्फ के घर में ये पानी छोड़ता है और इस प्रकार बर्फ को गला देता है, तो ये ने कौन सा अपराध किया है? तो यहाँ पर धारा 425 के अंतर्गत रजिस्ट्री का अपराध किया है। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 293, ये इस आस्ते से और ये संभाव्य जानती हुई कि वे या की फसल को नुकसानकारित करे या के खेत में पशुओं का प्रवेश करा देता है, ये ने दृष्टि की है, ये कथन जो है सत्य है। आंसर इसका भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 294, एक मामले में ग्वाले की असावधानी से पशु परिवादी के खेत में प्रविष्टि हो गए और फसल को नुकसान पहुंचाया, पशुओं का स्वामी दृष्टि का दोषी है, तो वो दृष्टि का दोषी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ग्वाले की असावधानी से हुआ था, जानबूझकर नहीं हुआ था, तो यहाँ पर जो है रजिस्ट्री का मिसचीफ का अपराध गठित नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 295, धारा 427 भारतीय संहिता में जहाँ रजिस्ट्री 50 रुपये या अधिक की हानि नुकसान होता है वहाँ दंड के प्रावधान क्या है? तो दोनों में से किसी भी भांति कारावास से जो कि 2 वर्ष तक हो सकेगा, या जुर्माने से, या फिर दोनों से, तो तीनों सही हैं। आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 296, धारा 427 भारतीय दंड संहिता के मामले में कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे असत्य कथन पूछ रहा है। 427 के अंतर्गत जो असत्य कथन है, तो ये जो मामला है संज्ञेय मामला है, ये सही है। ये मामला जमानती मामला सही है। ये मामला वारंट मामला है, तो ये वारंट मामला नहीं, ये समन मामला है, ये असत्य कथन है, ये राजीनामा योग्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 297, किसी भी मूल्य के ढोर आदि को 50 रुपये के मूल्य के किसी जीव जंतु को वध करने या उसे विकलांग करने के द्वारा रजिस्ट्री धारा 429 भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय अपराध है। क्या वे अपराध अजमानतीय है? तो अजमानतीय नहीं है। आंसर इसका ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 298, सिंचन संकर को क्षति करने या जल को संदोषपूर्ण मोड़ने और रजिस्ट्री दंडनीय अपराध है, आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत है? तो धारा 430 के अंतर्गत दंडनीय। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 299 है, ये या की कृषि उपज जिसका मूल्य 11 रुपये है को आग लगाकर जला देता है, ए का अपराध भारतीय हिंसा की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? तो ये धारा 435 के अंतर्गत अपराध करता है। तो इसमें जो आंसर है आपका बी वाला सही हो जाएगा, 435 के अंतर्गत अपराध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 300, भारतीय दंड संहिता की धारा 436 में दंडनीय अपराध किस न्यायालय द्वारा विचारणा योग्य है? तो 436 का जो अपराध है वो किस न्यायालय के द्वारा विचारणा योग्य है, ये बताना है। तो जो 436 का जो अपराध है वो समानता सेशन न्यायालय के द्वारा विचारणा योग्य है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं कि न्यायालय, न्याय मजिस्ट्रेट द्वारा, पंचायत द्वारा, कार्यपालिका के किसी नहीं, तो यहाँ पे आंसर आपका डी वाला सही है, सेशन न्यायालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 301, जो कोई ऐसी संपत्ति में या ऐसी संपत्ति पर जो किसी दूसरे के कब्जे में है इस आशय से प्रवेश करता है कि वे कोई अपराध करे या किसी व्यक्ति को उसके कब्जे में ऐसी संपत्ति है अवित्रस्त, अपमानित या क्षुब्ध करे, वे क्या कहलाता है? तो कौन सा अपराध करता है? तो ये जो अपराध करता है वो चोरी का अपराध करता है, या आपराधिक उद्यापन करता है, या आपराधिक अत्याचार करता है, या उपपत्ति करता है। तो यहाँ पर आपराधिक अत्याचार करता है। आंसर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 302, धारा 441 भारतीय दंड संहिता का अपराध केवल संपत्ति के कब्जे के विरुद्ध होता है, तो उसके स्वामित्व के विरुद्ध नहीं होता है। तो ये कथन कैसा है? तो ये कथन सत्य है। आंसर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 303, गृह अत्याचार की परिभाषा भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दी गई है? तो गृह अत्याचार की जो परिभाषा दी गई 342 में दी गई है। आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 304, बरामदा जो कि दीवारों से घिरा हुआ नहीं है उसमें प्रवेश करना गृह अत्याचार है? तो अत्याचार है, बिल्कुल अत्याचार है। इसका आंसर यस में हो जाएगा। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 305 है, निम्न में से कौन सा कार्य गृह भेदन है? या के गृह की दीवार में छेद करके और उस छेद में अपना हाथ डालकर गृह अत्याचार करता है? नहीं। या के तल्लों के बीच की बारी में से रेंग कर एक पोत में प्रवेश करने के द्वारा गृह अत्याचार करता है? या के गृह में एक खिड़की से प्रवेश करने के द्वारा एक गृह अत्याचार करता है? वो सभी तीनों जो है दृष्टांत वो गृह भेदन के हैं। आंसर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 306, या अपनी ड्योढ़ी में खड़ा है, या को घर के से गिराकर ये उस गृह में बलात् प्रवेश करने के द्वारा ये उस गृह के अत्याचार करता है, ये गृह भेदन है। ये कथन कैसा है? तो ये कथन सत्य है, गृह भेदन का अपराध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 307, रात्रि गृह भेदन वे है जो कि सूर्य अस्त के बाद किया जाए, सूर्य अस्त से सूर्योदय के बीच किया जाता है, यानी कि सूर्य बंद होने के बाद और सूर्य उदय होने के बीच में जो किया जाता है वो रात्रि गृह भेदन कहलाता है। तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 308, धारा 447 भारतीय दंड संहिता आपराधिक अत्याचार में दंड के प्रावधान क्या दिए गए हैं?
तो दोनों में से किसी भांति के कारावास है जो कि 3 महीने तक हो सकेगा, या कि जुर्माना जो कि 500 रुपये तक हो सकेगा, या फिर दोनों से, तो उपरोक्त तीनों कथन सत्य हैं। आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 309 309। वास्तविक स्वामी अत्याचारी को कब्जे से बेदखल विधिपूर्वक ही कर सकता है, ये कथन जो है वो सत्य है। आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 310। धारा 448 में गृह अत्याचार के लिए दंड के प्रावधान है, ये अपराध है, तो ये अपराध कैसा है? संज्ञेय है, जमानती है, समन मामला है। उपरोक्त तीनों कथन इसमें जो है सत्य दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 311। धारा 451 भारतीय दंड संहिता का अपराध संज्ञेय है, जमानती है, समन मामला है और इसका विचारण किया जा सकेगा। किसके द्वारा किया जाएगा? तो इसका जो विचारण है सेशन न्यायालय के द्वारा भी किया जा सकेगा, जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा, कार्यपालक मजिस्ट्रेट के द्वारा। उपरोक्त तीनों ही गलत हैं, किसी के द्वारा नहीं किया जाएगा। इसका आंसर जो है डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 312 है। उपपत्ति हमला या सदोष पर अवरोध की तैयारी के पश्चात गृह अत्याचार धारा 452 भारतीय संहिता के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। दंड के प्रावधान जो हैं किसके अंतर्गत दिए गए हैं? तो दोनों में से किसी भांति का कारावास है जो कि 7 वर्ष तक हो सकेगा, या जुर्माने से। उपरोक्त दोनों सत्य हैं। आंसर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 313। अपनी पत्नी को बलपूर्वक ले जाने के लिए व्यक्ति को ससुर के घर में प्रवेश दंडनीय है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? तो धारा 451 के अंतर्गत दंडनीय हो जाएगा। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 314। धारा 453 के अंतर्गत प्रच्छन्न गृह अत्याचार या गृह वेदन के लिए दंडाविधि है। कितनी दंडाविधि है? 2 वर्ष तक की अवधि का कारावास या जुर्माने। केवल जुर्माना, तो ए एवं बी सही है। इसका आंसर डी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 315। कारावास दंडनीय अपराध करने के लिए प्रच्छन्न गृह अत्याचार या गृह वेदन करेगा, ये दोनों में से किसी वादी कारावास है जिसकी अवधि 3 वर्ष तक हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। यदि वे अपराध जिसका किया जाना आश्रित है, चोरी होता है, कारावास की अवधि हो सकेगी। धारा 454 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कितनी हो सकेगी? तो 10 वर्ष तक की हो सकेगी। आंसर इसका बी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 316। जब मजिस्ट्रेट परिवादी के परिवाद पर उसकी साक्ष्य के बाद पाता है कि मामला जो है सिविल प्रकृति का है, तो परिवाद पर अग्रिम आपराधिक कार्रवाई आवश्यक है, नहीं आवश्यक है। आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 317। रात्रि प्रच्छन्न गृह अत्याचार या गृह भेदन के लिए दंड के प्रावधान जो हैं भारतीय दंड संहिता किस धारा में दिए गए हैं? तो भारतीय दंड संहिता की धारा 456 में दिए गए हैं। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 318। धारा 457 भारतीय दंड संहिता में रात्रि प्रच्छन्न गृह अत्याचार या गृह भेदन या यदि चोरी के लिए किया गया है तो कारावास की अवधि कितनी होगी? तो जो कारावास की अवधि होगी वो 14 वर्ष तक होगी। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 319। उपपत्ति हमला या सदोष पर अवरोध की तैयारी के पश्चात रात्रि प्रच्छन्न गृह अत्याचार करता है, तो ये दंडनीय अपराध है। भारतीय दंड संहिता के किस धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध है? तो 458 के अंतर्गत। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 320। ऐसे पात्र को जिसमें संपत्ति है बेईमानी से तोड़कर खोलना धारा 461 भारतीय दंड संहिता में अपराध है, बिल्कुल अपराध है। इसका आंसर हाँ में हो जाएगा, ये वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 321। कूट रचना की परिभाषा धारा 463 आईपीसी में दी गई है, कथन सत्य है तथा मिथ्या दस्तावेज रचने का उदाहरण ए के पास या द्वारा बी पर लिखा हुआ 10,000 रुपये का एक प्रत्यय पत्र है। बी से कपट करने के लिए ए एक शून्य और बढ़ाकर उसको 1 लाख रुपए इस आशय से बना देता है कि वे विश्वास करे कि यह पत्र जो है ऐसा ही लिखा है, ए ने कूट रचना की है। तो ये कथन जो कैसा है? तो ये कथन एकदम सत्य है। आंसर इसका ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 322 जो है न्यायालय के अभिलेख की कूट रचना धारा 466 आईपीसी में दंडनीय अपराध है, जिसमें दंड के प्रावधान जो है दोनों में से किसी भी भांति का कारावास जिसकी अवधि 7 वर्ष तक हो सकेगी, जुर्माना, उपरोक्त दोनों आजीवन कारावास। तो यहाँ पे उपरोक्त दोनों वाला जो क्वेश्चन है ए और बी दोनों सही हैं। आंसर सी हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 323 है। एक व्यक्ति वसीयत की कूट रचना करता है, दंडनीय अपराध है। भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंदर दंडनीय अपराध है? तो धारा 466 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 324। करेंसी और बैंक नोट के विषय में अपराध से संबंधित विधिक प्रावधान जो हैं भारतीय दंड संहिता की किस धारा में है? तो 489 ए से 489 ई तक में दिए गए हैं। आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 325। धारा 493 भारतीय दंड संहिता के आरोप के गठन के लिए जहां विधिपूर्ण विवाह का प्रवंचना से विश्वास उत्प्रेरित करने वाले पुरुष द्वारा कारित सहवास हो प्रमाणित करना होगा, तो अभियुक्त परिवादिनी ने विधिपूर्वक विवाहित ना था, अभियुक्त ने विश्वास दिलाया कि वह विधिपूर्वक विवाहित है, अभियुक्त ने ऐसा प्रवंचना से किया व स्त्री के साथ सहवास किया, तो उपरोक्त तीनों कथन होने पर आंसर इसका जो है डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 326। पति या पत्नी के जीवन काल में द्वितीय विवाह का प्रस्ताव धारा 494 में दंडनीय अपराध है, बिल्कुल अपराध है। द्विविवाह बाइगेमी का अपराध जो है धारा 494 पति या पत्नी के जीवन काल में यदि कोई भी दोनों में से विवाह करते हैं तो वे द्विविवाह का अपराध करते हैं, कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 327। एक महिला ए अपने पति बी से तलाक के बाद सी पुरुष के साथ सहवास करती है, ये धारा 497 भारतीय दंड संहिता में जार क्रम है, तो ये बिल्कुल जार क्रम है। इसका आंसर हाँ में हो जाएगा। परंतु इससे संबंधित जो केस आया था आपका
जोसेफ साइन बनाम 12/2018 केस था, जिसमें ये कहा गया था कि जारक्रम अब भारत में अपराध नहीं है, तो कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से किसी भी व्यक्ति से अपने शारीरिक संबंध बना सकता है। पति पत्नी किसी पर आप रजिस्टर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो धारा 497 है वो आर्टिकल 14, 21, 19 का वायलेशन करती है, इसलिए इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 328, किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा स्त्री के प्रति क्रूरता करना दंडनीय अपराध है। विधिक प्रावधान है भारतीय दंड संहिता की किस धारा में? वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है 498 में, जिसको आजकल सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, जिसका सबसे ज़्यादा दुरुपयोग भी हुआ है, जिसके कई भी केस लाए जिसको न्यायालय ने दिया है इसके संबंध में, इसके दुरुपयोग ना हो, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 329, ये या विश्वास कराने के आशय से कि या ने बी की घड़ी अवश्य चुराई है, या का एक चित्र खींचता है जिसमें वे बी की घड़ी लेकर भाग रहा है, जब तक ये अपवादों में ना हो, किसी के अंतर्गत ना आता हो, तो ये मानी हानि है, डेफेमेशन है, आंसर इसका सी है। तो ये जो डेफेमेशन से संबंधित प्रावधान जो दिए गए हैं आईपीसी में 499 से 502 तक में, तो 499 में आईपीसी में 10 अपवाद दिए गए हैं मानहानि के संबंध में, तो जब तक कि कोई मामला उस अपवादों के अंतर्गत नहीं आएगा तो ये कहा जाएगा कि वो मानहानि के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 330, मानहानि के जो अपवाद हैं, सत्यवाद का कथन, लोक सेवक का लोक आचरण, लोक प्रसन्न के संबंध में किसी व्यक्ति का आचरण, ये सब अपवाद हैं मानहानि के। न्यायालय की कार्यवाही का प्रकाशन, साक्ष्यों का आचरण, लोक प्रकृति के गुणागुण, सद्भावी परिनिंदा, सद्भावी लांछन, सद्भावी अभियोग, उपयुक्त सभी जो हैं मानहानि के अपवाद हैं। धारा 499 में 10 अपवाद दिए गए हैं, इनको आप अच्छे से देख लें, आंसर इसका डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 331, मानहानि के लिए दंड के प्रावधान धारा 500 भारतीय संहिता में है, तो 2 वर्ष के सादा कारावास या फिर जुर्माना या फिर दोनों से या परिवीक्षा से, तो जो 331 का आंसर जो है आपका 2 वर्ष के सादा कारावास के संबंध में प्रावधान दिया गया है, मानहानि में जुर्माने के बारे में नहीं दिया गया है, तो आंसर इसका जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल बात चलाने से रोकने के लिए ए बी को घर चलाने की धमकी देता है, ये भारतीय संहिता की धारा 503 में दोषी है, तो 503 में क्रिमिनल इंटिमिडेशन के लिए अपराध के लिए दिया गया है, जिसका जो दंड दिया गया है 506 में दिया गया है, तो यहाँ पर जो धमकी दी है तो उसने 503 के अंतर्गत आपराधिक अवित्रास के अपराध किया है, जिसमें आंसर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 333, आपराधिक अवित्रास के लिए दंड के प्रावधान भारतीय संहिता किस धारा में दिए गए हैं? तो 506 में दिए गए हैं, 503 का दंड है जो 506 में दिया गया है, इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 334 है, ये यह विश्वास कराने के आशय से कि या के द्वार पर धरना देता है कि इस प्रकार धरना देने से वह या को दैवी अप्रसाद का भाजन बना रहा है, ये नहीं भारतीय दंड संहिता की धारा 508 के अंतर्गत अपराध किया है, आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 335, शब्द अंग विक्षेप कार्य जो कि किसी स्त्री की लज्जा को अनादर करने के लिए आश्रित हों, ये सादा कारावास से जो कि 3 वर्ष तक हो सकेगा, या फिर जुर्माने से या फिर दोनों से दंडनीय होगा, ये कथन जो कैसा है? तो ये कथन सत्य है, आंसर इसका भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत व्यक्ति द्वारा लोक स्थान में अपचार दंडनीय भारतीय दंड संहिता की किस धारा में? तो 510 में दंडनीय है। तो आईपीसी में ये जो सेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सेक्शन में अभी भी वर्तमान में जो कि इतनी महंगाई के समय में इस धारा में सिर्फ 10 रुपये का दंड और 24 घंटे का कारावास दिया गया है, तो सबसे कम दंड इसी धारा में दिया गया है, धारा 510 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 337, ये या कि जेब में हाथ डालकर या कि जेब से कुछ चुराने का प्रयत्न करता है, या कि जेब में कुछ ना होने के परिणाम स्वरूप ये अपने प्रयत्न में असफल रहता है, ये भारतीय दंड संहिता की धारा 511 के अंतर्गत दंडनीय अपराध का दोषी है, तो ये कथन कैसा है? तो ये कथन सत्य है, आंसर इसका भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 338, ऐसा कौन सा कृत्य है जिसका प्रयत्न मात्र ही भारतीय दंड संहिता में दंडनीय अपराध का गठन करता है, उसके पश्चात नहीं? तो आत्महत्या का प्रयत्न है, सिर्फ जो है वो ही अपराध का गठन करता है, उसके पश्चात जो है वो किसी भी अपराध का गठन नहीं करता है। तो फ्रेंड्स, आईपीसी की जो धारा 309 है, तो आत्महत्या का जो प्रयत्न है वो तो दंडनीय बनाया गया है, यदि कोई आत्महत्या कर लेता है, यदि अपराध पूर्ण हो जाता है तो वो दंडनीय नहीं बनाया गया है। तो आईपीसी में जो ऐसा अपराध है धारा 309 के अंतर्गत कि जो पूर्ण होने पर किसी भी अपराध के लिए दंडनीय नहीं किसी को किया जाता है, तो धारा 309 के अंतर्गत है आत्महत्या का अपराध। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने भारतीय दंड संहिता 1860 के कंप्लीट आईपीसी के एमसीक्यू को आज के टॉपिक में डिस्कस किया। इस वीडियो को यदि आपने 2-3 बार देख लिया तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आगे जो भी एग्जाम होने वाले हैं उसमें से आप आईपीसी से किसी भी प्रश्न को छोड़कर नहीं आएंगे, क्योंकि आपको सभी प्रश्न 2 से 3 बार देखने पर ही याद हो जाएंगे और आप उलट जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अंत में आप लोगों से मैं 2 क्वेश्चन रख रहा हूं कि हम लोगों ने आईपीसी के कंप्लीट एमसीक्यू को डिस्कस किया, तो हम पहला क्वेश्चन ये है कि आईपीसी में ऐसा कौन सा अपराध है जिसको पूर्ण होने पर किसी भी कारावास, किसी भी जुर्माने के लिए दंड का प्रावधान नहीं किया गया है। और दूसरा क्वेश्चन ये है
कि आईपीसी में ऐसे कौन सी धारा है जिसमें सबसे कम जुर्माना और सबसे कम कारावास का प्रावधान किया गया है। तो ये 2 क्वेश्चन आपको बताने हैं कि आईपीसी में ऐसा कौन सा अपराध है जिसमें अपराध पूर्ण होने पर किसी भी कारावास का प्रावधान नहीं है, और दूसरा है कि सबसे कम कारावास और सबसे कम फाइन किस धारा में दी गई है, तो ये बताना है। तो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में इतना ही। आज के टॉपिक में हम लोगों ने भारतीय दंड संहिता के कंप्लीट एमसीक्यू को डिस्कस किया है। तो फ्रेंड्स, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर अवश्य कर दें, जिससे कि अन्य लोग भी वीडियो को लाभ उठा सकें। और यदि आप लोग इसी तरह के वीडियो और इम्पोर्टेंट फैक्ट और इम्पोर्टेंट नोट्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के वीडियो चाहते हैं तो आप लोग यूट्यूब चैनल सिव स्टडी ऑफ लॉ पर जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।